गुड इवनिंग, नमस्ते, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, यस सर, यस सर, सर नमस्ते, नमस्ते। जिसने नमस्ते का उसके लिए नमस्ते, जिसने गुड इवनिंग का उसके लिए गुड इवनिंग, जिसने कुछ नहीं कहा उसके लिए ऑल द बेस्ट बेटा। शुरू करते हैं जीएसटी। और जीएसटी करने के लिए मैंने एक क्लास पहले ली थी। मेरे घर पर रिलेटिव्स बहुत कम आते हैं, जनरली आते ही नहीं हैं, लेकिन कभी कोई आ गया तो यार क्या कर सकते हैं, तो उस दिन आ गए, तो इसलिए मुझे क्लास जल्दी ख़त्म करनी पड़ी। जिस फ्लो में मैं पढ़ाना चाह रहा था उस फ्लो में आपको टीच नहीं कर पाया, तो फ्लो वो आज मैं अचीव करूँगा। तो जीएसटी मैंने आपके लिए बेसिक्स ये पढ़ाया था कि वैल्यू एडिड टैक्स होता है। वैल्यू एडिड टैक्स कोई टैक्स नहीं है, ये हर स्टेज पे वैल्यू पे टैक्स लगाएंगे। इसका मतलब होता है मल्टीपल पॉइंट टैक्स। हर स्टेज पे टैक्स बार बार लगेगा और आगे वाले टैक्स में से पीछे वाला टैक्स आपको वापस मिल जाएगा, या ये कह लो आगे वाले टैक्स में से पीछे वाला टैक्स माइनस कर दोगे और पे कर दोगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है सेल्स टैक्स। वैसे हम सर्विस टैक्स से भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, हम एक्साइज ड्यूटी से भी बना सकते हैं, बट सेल्स टैक्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल। और यहां पे शुरू करते हैं मैन्युफैक्चरर, और यहां लिखते हैं हम लोग होलसेलर, यहां पे हम लिखते हैं रिटेलर, और यहां पे हम लिखते हैं कंज्यूमर। जो लास्ट क्लास में पढ़ाया उसको जल्दी से एक बार मैं बस रिवीजन करवा दूं 10 मिनट के अंदर। मैं एग्जाम्पल कभी सेम नहीं लेता हूं, मेरी फिगर्स, मेरे एग्जाम्पल्स चेंज होते रहते हैं। रीजन इज वेरी क्लियर, मैंने कभी टैक्स रटा नहीं, हमेशा मेरे एग्जाम्पल्स में चेंज मिलेंगे पिछली बार से। तो मैन्युफैक्चर ने कोई चीज सपोज 10,000 रुपए की बनाई, तो उसने होलसेलर से कहा कि तुम हमें पे करो सेल्स टैक्स। उसने कहा कि मैं तुम्हें सेल्स टैक्स पे नहीं करूंगा, क्योंकि कंसेप्ट ये है कि जो अल्टीमेट यूजर होता है वो टैक्स पे करता है, जो चीज को एंजॉय करेगा वो टैक्स पे करेगा, तो मैं तुम्हें टैक्स पे नहीं करूंगा। मैन्युफैक्चरर ने कहा नहीं, सरकार ये कहती है हर आदमी को आप कंज्यूमर मान के ट्रीट करो, हमें नहीं पता आप होलसेलर है वो नहीं, हमारी नज़र में आप कंज्यूमर हो, आप हमें टैक्स पे करो। और मैं अगर रेट 10% अज्यूम कर लूँ तो वो 1,000 रुपये सेल्स टैक्स ले ले। 1,000 रुपये मैन्युफैक्चर जाएगा सरकार के पास, मैन्युफैक्चरर टू गवर्नमेंट, और बोलेगा ये मैं आपके पास 1,000 रुपये लेके आया। बोले किससे लिए? बोले होलसेलर से लिए। बोले उसका नाम बताओ, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर दे देगा, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ होलसेलर। सरकार कहेगी ठीक है जाओ, वो चला जाएगा घर पे। अब होलसेलर क्या करेगा, यहां पे लिखेगा 10,000, अपना प्रॉफिट अपने एक्सपेंसेस ऐड करेगा 5,000, वो बोलेगा कि मैं इसको बेचूंगा 15,000 रुपये का। 15,000 बेचेगा तो सरकार कहेगी भाई सेल्स टैक्स चार्ज करो। तो रिटेलर बोलेगा होलसेलर से नहीं भाई साहब, मैं रिटेलर हूं, मैं कंज्यूमर नहीं हूं, टैक्स तो वो पे करेगा जो कंज्यूमर होगा, बट आई एम नॉट द कंज्यूमर। उसने कहा सरकार ने कहा है कि हर आदमी को कंज्यूमर मानो, हमें क्या पता कि आप रिटेलर हो कंज्यूमर हो, किसी के माथे पे तो लिखा नहीं है, क्या पता ये चीज आप अपने घर पे यूज करो। बोले हमसे कहा है सरकार ने कि आप 10% सेल्स टैक्स ला के हमें दो, हम 1,500 रुपये सेल्स टैक्स देंगे। रिटेलर क्या करता, मरते ने उसने 1,500 रुपये दे दिए। होलसेलर सरकार के पास पहुंचा, होलसेलर ने सरकार से कहा कि सर मैं रिटेलर से टैक्स मैंने लिया था, मैं लेके आ गया हूं 1,500 रुपये, अब तो तुम्हें यकीन आ गया मैं कंज्यूमर नहीं हूं, हाँ तो मेरे वापस कर दो। तो सरकार ने उसका टैक्स उसके लिए 1,000 रुपये वापस कर दिया। अब सरकार ने कहा हमारे पास 1,500 रुपये आ गया, ठीक है तो अपने 1,000 रुपये वापस ले जाओ। सरकार ने 1,000 रुपये उसके वापस कर दिए। अब रिटेलर ने कहा कि मेरे पास चीज 15,000 रुपये की आई, मैं तो प्रॉफिट इसमें ऐड करता हूं 100%, मैं तो 15,000 प्रॉफिट ऐड करूंगा, मैं इस चीज को 30,000 रुपये का बेचूंगा। 30,000 का बेचेगा तो सरकार ने, और यहां पे जब वो सरकार के पास गया तो उसने रजिस्ट्रेशन नंबर किसका दे दिया था, रिटेलर का। सरकार को तो पता चलना चाहिए किसको वापस कर रहे हैं। यहां पे उसने कहा कि सेल्स टैक्स पे करो, कंज्यूमर को तो पता था मैं कंज्यूमर हूं, उसने कोई बहस नहीं करी, उसने चुपचाप 3,000 रुपये दे दिए। उसको चीज 33,000 रुपये की पड़ गई।
रिटेलर सरकार के पास पहुंचा, रिटेलर टू गवर्नमेंट, और सरकार से बोलता है सर मैं 3,000 रुपये लेके आया हूं, और पिछले मैंने 1,500 रुपये होलसेलर के थ्रू आपको भिजवाए थे क्योंकि आपको यकीन नहीं आ रहा था मैं कंज्यूमर हूं। अब तो यकीन आ गया, मैंने आगे से टैक्स ला के दे दिया, सरकार ने कहा अब यकीन आ गया, तो बोले मेरा पैसा मुझे वापस कर दो। सरकार ने कहा हम तुम्हारे रजिस्ट्रेशन नंबर से मैच कर लेते हैं। सरकार ने रजिस्ट्रेशन नंबर मैच किया, हाँ तुम्हारे नाम से 1,500 आए हैं, तुम 1,500 रुपये अपने वापस ले जाओ। तो आगे वाला टैक्स आप सरकार को देते हो तो आप ये प्रूव कर देते हो कि यू आर नॉट ए कंज्यूमर, क्योंकि आपने चीज को आगे पास कर दिया। जो आगे पास नहीं करेगा वो कंज्यूमर बन जाएगा, तो पीछे वाला टैक्स वापस ले जाओ। तो सरकार पे कितना टैक्स फाइनली पहुंचा? 3,000 रुपये टैक्स सरकार के पास पहुंचा। ये तरीका बच्चों को समझ में आता है, लेकिन इसका एक ऑल्टरनेट तरीका ये होता है, और वो ऑल्टरनेट तरीका ये है कि वो सरकार के पास जाता है और सरकार से कहता है देखो मैं आपके लिए कितना पैसे लेके आया, 1,500 रुपये, आप मुझे 1,000 रुपये वापस करोगे, इसमें से 1,000 रुपये मैं अपनी जेब में पहले ही माइनस कर लेता हूं और मैं आपको 500 रुपये पे कर देता हूं। ये बात बच्चों को पता नहीं, समझने में डिफिकल्टी क्यों होती है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं बच्चे गलत हैं, क्योंकि एक को डिफिकल्टी हो, दो को डिफिकल्टी हो, काफ़ी बच्चे डिफिकल्टी फेस करते हैं। इसलिए मैंने इसको रिफंड के तरीके से इस बार आज जो सब पढ़ाना शुरू किया, रिफंड के तरीके से, वो रिफंड ही हो रहा है। अब मुझे सपोज करते हैं नवीशा के लिए 10,000 रुपये देने हैं और नवीशा से मुझे 8,000 रुपये लेने हैं। तो एक तरीका तो ये है कि मैं नवीशा को 8,000 रुपये देता हूँ, उससे 8,000 रुपये ले लेता हूँ। बट एक तरीका ये भी तो है कि मैं बोलता हूँ नवीशा देखो 8,000 रुपये से 8,000 रुपये कैंसिल हो गया, मैं आपको 2,000 रुपये दे देता हूँ। ये बात क्या समझने में इतनी डिफिकल्ट है? जब होलसेलर सरकार के पास जाता है तो सरकार से कहता है कि मैं आपको 1,500 रुपये दूंगा, और मैं आपको 1,500 रुपये दूंगा। कोई बच्चा के एंट्री के लिए है? नहीं है। मैं आपको 1,500 रुपये दूंगा, तो आप मुझे मेरे वाले 1,000 रुपये वापस कर दो। एक तो तरीका ये है कि सरकार 1,500 रुपये की 1,000 वापस कर देगी। एक सरकार ये भी तो कह सकती है 1,500 रुपये लेके आए हो, इसमें जो 1,000 हमसे लेने हैं वो आप रख लो अपने पास और हमें केवल 500 रुपये ही पे कर दो। क्या ये ऑल्टरनेट समझ में आने में डिफिकल्ट वाली बात है? नहीं है। अब यहाँ पे फिर मैंने लिखा, और जब रिटेलर सरकार के पास पहुंचा तो उसने 3,000 रुपये दिए और 1,500 रुपये वापस लिए। सरकार ने कहा भाई ऐसा करो, पहले हमें दोगे, हमसे वापस करोगे, इसमें 1,500 रुपये अपनी जेब में पहले ही रख लो आप। ये आपका पैसा, आपको हमने आप अपने पास रख लिया आपने, वो आप क्या करो, आप हमें 1,500 रुपये पे कर दो। बच्चे कहते हैं सर हाँ अब तो समझ में आने लगा। तो अब भी सरकार के पास 3,000 रुपये टैक्स पहुंचा। कैसे? सरकार के पास पहली स्टेज में टैक्स पहुंचा 1,000, फिर 500 रुपये सरकार के पास और पहुंच गया, फिर 1,500 रुपये सरकार के पास और पहुंच गया। देखो अभी भी सरकार के पास 3,000 रुपये पहुंचा। समझने का फेर है, मैथमेटिक्स है बस केवल। मैं नवीशा को देता हूं 10,000, नवीशा से 8 लेता हूं, अल्टीमेटली नवीशा के पास 2,000 रुपये पहुंचे। या मैं नवीशा को 2,000 रुपये देता हूं तब भी 2,000 रुपये पहुंचे। आप कैसे भी कह लो इस चीज के लिए, या तो ये कि सरकार पीछे वाला वापस करती रही, या इस तरीके से कह लो सरकार ने कहा 1,500 में 1,000 रुपये जो तुमने हमें दे रखे थे वो अपनी जेब में रख लो, हमें 500 रुपये पे कर दो। 3,000 रुपये में 1,500 रुपये अपनी जेब में रख लो, मुझे 1,500 रुपये पे कर दो। तो सरकार को पहली स्टेज पे 1,000 रुपये मिला, दूसरे पे 500 रुपये मिला, और तीसरे पे 1,500 रुपये मिला, और टोटल टैक्स सरकार के पास कितना पहुंच गया, इनका टोटल कर लेते हैं। तो टोटल टैक्स सरकार के पास पहुंचा 1,000 प्लस 500 प्लस 1,500, तो कितना पहुंचा? 3,000। देखो पहले भी 3,000 पहुंचा, बट दूसरा वाला तरीका कन्वीनियंट है। मैं 10 लेके 8 लूँ, इट इज़, जिसमें 2 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, बिट कॉम्प्लिकेटेड। जैसे प्रियांशु ने अभी कहा सर आपके 2 मैसेज थे बड़े कन्फ्यूजन थे, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। इसमें कन्फ्यूजन क्या हो गया कि पहले मुझे पैसा देना पड़ रहा है, फिर पैसा लेना पड़ रहा है, मैंने बैलेंस कर दिया, तो ये बहुत ईजी हो गया। इसको कहा जाता है वैल्यू एडिड टैक्स, हर स्टेज पर टैक्स लगाना। तो इसके फायदे क्या होते हैं? इसके 3 फायदे मैंने बताए। एक तो जो कच्चा बिल पक्का बिल पहले सिंगल पॉइंट टैक्सेशन हुआ करता था वो चोरी बच गई। दूसरी क्या हुआ, सरकार के पास हर स्टेज पे अब टैक्स पहुंचने लगा। पहले सरकार के पास केवल सिंगल पॉइंट में आखिरी स्टेज पे ही टैक्स पहुंचता था। तो चीज आज मैन्युफैक्चर हुई और 1.5 महीने उसको लग गए कंज्यूमर के हाथ पहुंचने में। तो सरकार के पास 1.5 महीने तक थोड़ा टैक्स नहीं आता था, अब सरकार के पास पहले 1,000 आ गया, फिर सरकार के पास 500 और आ गया। तो सरकार के पास टैक्स का एक रेगुलर कलेक्शन भी होने लगा।
और तीसरा फायदा ये हुआ इसके अंदर कि अगर इसमें से रिटेलर आगे चीज को नहीं बेचता है, वो चीटिंग करता भी है। तो एक ही स्टेज पे चीटिंग हुई, लेकिन सरकार के पास 1000 और 500 1500 रुपए तो सरकार के पास टैक्स आ चुका है ना। इसलिए इसको इंडिया के अंदर 2004 के आसपास इंट्रोड्यूस किया गया और सारे टैक्सेस को वैट बना दिया गया, मल्टीपल पॉइंट टैक्सेशन बना दिया गया कि आप आखिरी स्टेज पर टैक्स नहीं लोगे, आप हर स्टेज पर टैक्स लेते हुए चलोगे, हर आदमी आगे वाले से टैक्स लेगा। तो जितने टैक्सेस इंडिया के अंदर थे, उनमें से बंटवारा जो किया गया था वो इस तरीके से किया गया था, कुछ यूनियन गवर्नमेंट के पास थे, यूनियन गवर्नमेंट बोलो या सेंट्रल गवर्नमेंट बोलो एक ही बात है, और कुछ टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट के पास थे, या यूटी भी कह सकते हो आप, इस स्टेट गवर्नमेंट बोलो या यूटी बोलो, यूनियन टेरिटरी। कौन कौन से थे? जैसे कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, जब कोई चीज मैन्युफैक्चर होती थी तो उस पर जो टैक्स लगता था वो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था। लेकिन 4 चीजों की मैन्युफैक्चरिंग पे लगती थी स्टेट एक्साइज ड्यूटी, ये जाती थी स्टेट गवर्नमेंट के पास। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओपियम, इंडियन हेम्प एंड द नार्कोटिक्स। इसके बाद अगर सेंट्रल सेल्स टैक्स होता था, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होता था तो सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था, और एक ही स्टेट में सेल होती थी तो स्टेट सेल्स टैक्स लगता था। इसके बाद सर्विस टैक्स पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था। मैं इनकम टैक्स की बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इनकम टैक्स आपके लिए डीटी में चला गया, और कस्टम ड्यूटी का जीएसटी से कोई रिलेशन है नहीं, इसलिए मैं डीटी की बात भी वो कस्टम्स की बात भी नहीं करूंगा। जितने भी टैक्सेस जीएसटी आने के बाद खत्म हुए 14-15, उसमें से जो मेन आपके दे रखे हैं 5, वो ये टैक्स दे रखे हैं आपके लिए। एक तो दे रखा है आपके लिए 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के, 2 स्टेट गवर्नमेंट के। ये सारे मल्टीपल टैक्सेशन थे, हर स्टेज पे लगता था। जैसे कि सपोज करते हैं मैंने हंसिका को पढ़ाया, हंसिका ने आगे हरे राम को पढ़ाया, हरे राम ने आगे काव्या को पढ़ाया, तो अब हर जगह स्टेज पर सर्विस चल रही है और आगे वाली सर्विस में से पीछे वाला सर्विस टैक्स माइनस किया जाएगा। अल्टीमेट जो सर्विस पहुंचेगी वो सर्विस। तो बेटा ये सारे टैक्सेस थे, तो टैक्सेस तो और भी बहुत सारे थे, लेकिन कस्टम ड्यूटी में इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि कस्टम ड्यूटी के लिए जीएसटी में इंक्लूड नहीं किया गया, इसलिए जो बड़े बड़े टैक्सेस थे उनको मैंने 5 यहाँ पे लिखा, 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के। ये प्राइमरी रीजन था जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने का। तो सरकार से हमने ये पूछा आप जीएसटी को क्यों लेके आए? जो पुराना सिस्टम चल रहा था ये फर्स्ट क्लास सिस्टम चल रहा था, आपको टैक्स रेगुलरली मिल रहा था, टैक्स की चोरी भी नहीं हो रही थी, तो आप टैक्स क्यों लेके आए? तो सरकार ने कहा 3 रीजन्स थे। उसमें से एक रीजन मैंने आपको कल बता दिया था, लेकिन जो मैंने आपको लास्ट क्लास बताया उसको आज तीसरे नंबर पर बताऊंगा। पहले पहला रीजन बताता हूं, जो सबसे बड़ा रीजन था। वो रीजन क्या था? वो रीजन ये था कि सपोज करते हैं एक यहाँ पे लिखा मैंने यूपी, और यहाँ पे लिखा मैंने दिल्ली, और यहाँ पे लिखा मैंने दिल्ली। अब एक आदमी यूपी से चीजें खरीदता है और दिल्ली में बेचता है। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में तो ये मान के चल रहा हूं कि ये भी दिल्ली का था और ये भी दिल्ली का था, ये भी दिल्ली का था, ये भी दिल्ली का था, लेकिन जनरली तो ऐसा होता नहीं है, दूसरे स्टेट से खरीद के भी बेचते हो। तो यूपी से खरीदा गया और दिल्ली में बेचा गया। तो जब ये सामान यूपी में खरीदने के लिए गया तो इसने कहा मैं 10,000 रुपये का सामान खरीदूंगा। यूपी वाले ने कहा भाई साहब अपना एड्रेस बताओ, बोले दिल्ली का एड्रेस है, तो बोले तुम्हारे पे तो सीएसटी लगेगा, सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता है, बोले वो लगा लो। मैं अज्यूम कर रहा हूँ रेट 10% था, असली रेट कुछ और था, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ 10% था, 1,000 रुपये लगा ली। अब दिल्ली वाले को तो ये लग रहा था कि मेरे लिए चीज तो 10,000 रुपये की है, मैं आगे प्रूव कर दूंगा, मैं कंज्यूमर नहीं हूं, मुझे 1,000 वापस मिल जाएगा। तो जो यूपी वाला वो था, ये गवर्नमेंट के पास गया, पेड टू गवर्नमेंट, और बोला मैं आपको 1,000 रुपये लेके आया हूं। और कौन सी गवर्नमेंट के पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया, मतलब मोदी जी के पास गया, 1,000 रुपये टैक्स लेके आया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ये टैक्स तो हमारी जगह स्टेट गवर्नमेंट को ही दे दो, यूपी गवर्नमेंट को दे दो। बोला सर ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है, यूपी गवर्नमेंट को हम कैसे दे सकते हैं, हम तो आपको देंगे।
सरकार ने कहा टैक्स हमारा ही है, कानून हम ही बनाएंगे, सारा सब कुछ हमारा ही चलेगा। बट हमने क्या किया, ये प्रोविजन बनाया हुआ है सेंट्रल सेल्स टैक्स हम अपने पास नहीं रखेंगे, जिस स्टेट से सेल शुरू होगी वहीं के हम सरकार को दे देंगे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसा कम पड़ता है। हमारे पास पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा कमाने के कम तरीके हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए कलेक्शन ज़्यादा हो जाए तो हम अपने टैक्स की हमने कुर्बानी दे दी। ये मत कहना कि ये स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है, टैक्स तो हमारा रहेगा, बट वी हैव ऑथराइज स्टेट गवर्नमेंट कि इस टैक्स को तुम अपने पास ही रख लो, हमें मत दो। अब जैसे कि एक फादर है, वो बहुत अमीर है, उसके बेटे भी नौकरी करते हैं, उनके पास थोड़ा पैसे की कमी रहती है, तो फिर फादर क्या करता है, उसने क्या किया, अपने बेटे से कहा ये वाले घर का रेंट तुम रख लिया करो, इस वाले घर का रेंट तुम रख लिया करो, इस प्रॉपर्टी का रेंट तुम रख लिया करो। प्रॉपर्टी तो फादर के नाम से ही है, लेकिन बेटे के पास पैसे की कमी होती है, इसलिए फादर ने क्या दिया कि रेंट तुम रख लिया करो, चीज मेरी है बट मैं तुम्हें ऑथराइज कर रहा हूं, यू कैन रिटेन एंड यूज दिस अमाउंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट फादर हो गया, स्टेट गवर्नमेंट उसके बच्चे हो गए, वो अपने लेवल पे स्टेट को चला रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के मैटर्स अलग है, वो देश की सुरक्षा उसके हाथों में है, इनकम, बहुत सारी पावर्स स्टेट गवर्नमेंट के पास है, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है। अब NHAI बनाती है सड़क, दिल्ली से लेके अभी देहरादून तक की सड़क बनी और 2.5 घंटे में देहरादून पहुंच जाओगे, और वास्तव में 2.5 घंटे में पहुंच भी जाओगे। 100 किलोमीटर तक तो मैं भी हुआ आया, और 100 किलोमीटर ठीक 1 घंटे में पहुंच गए, बिल्कुल कोई रेड लाइट नहीं है, कहीं पे कुछ भी नहीं है, चलते चले जाओ, चलते चले जाओ। अगर ट्रैफिक नहीं होगा तो आप 2.5 घंटे से पहले देहरादून पहुंच जाओगे। ये पैसा किसने खर्च किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। बट अगर एक ही स्टेट के 2 शहर हैं, दिल्ली से आपके सॉरी लखनऊ से कानपुर जाना है, उसके बीच की जो सड़क बनाई जानी है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। तो कुछ सड़कें स्टेट गवर्नमेंट के पास है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो इस तरीके से हर काम बटा हुआ है, तो उसको करने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन भी है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बड़ा दिल दिखाया और स्टेट गवर्नमेंट से कहा CST है तो हमारा, लेकिन हम नहीं लेंगे, तो अपने अपने पास रख लेना। बोले भैया इतनी मेहरबानी क्यों? बोले हमें पता है कि तुम्हारे लिए पैसा कम पड़ जाता है, तो हम एक फादरली फिगर होने की वजह से ये पैसा अपने पास रख लेना। तो जो यूपी का बिजनेसमैन होगा वो मोदी जी के पास नहीं जाएगा, वो योगी जी के पास जाएगा। वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाके बोलेगा सर मैं 1000 रुपये टैक्स ले आया। बोले ठीक है जाओ। अब दिल्ली वाले को तो ये लगता था कि आगे वाले में से मैं प्रूव कर दूंगा मैं कंज्यूमर नहीं हूं, मुझे वापस मिल जाएगा। बोला मैं यहां पे अपना प्रॉफिट ऐड करूंगा 5000 रुपये, मैं इसको 15,000 का बेचूंगा। अब दिल्ली से कस्टमर आया, अब जो लगाएगा वो दिल्ली सेल्स टैक्स लगाएगा, जिसको बाद में दिल्ली वैट भी कहने लगे थे। अब लगेगा स्टेट वाला लगेगा 1500 रुपये लगाएगा, कस्टमर को चीज पड़ेगी 16,500 रुपये की। अब ये जाएगा रेखा गुप्ता के पास, पेड टू दिल्ली गवर्नमेंट, और दिल्ली गवर्नमेंट से जाके बोलेगा मैडम 1500 रुपये और मैं 1000 रुपये इसमें से रख लेता हूं, क्योंकि कंसेप्ट ये आगे वाले में से पीछे वाला रख लो और ये 500 रुपये पकड़ो आप। रेखा गुप्ता बोलेंगी भाई सही है आप 1000 रुपये माइनस कर लो, लेकिन 1000 रुपये हमारे पास आए भी तो हों, तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताओ। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताएगा जो दिल्ली में रजिस्टर्ड होगा। उसके बाद जाके अब दिल्ली सरकार, रेखा गुप्ता के असिस्टेंट ने जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का था, जाके सारी फाइल देख ली। 2-3 घंटे के बाद आके बोलता है मैडम इस नाम से तो हमारे पास 1000 रुपये आए नहीं है। तो रेखा गुप्ता ने उस आदमी से कहा भाई हमारे पास तो 1000 रुपये नहीं आए, तुम कैसे माइनस कर रहे हो? बोले मैं देखे आया, पर्ची दो। बोले तुम ये तो यूपी गवर्नमेंट को उनके पास गया है, ये तुमने यूपी में पे किया था, ये तो योगी जी के पास गया है, मैं तुम्हें क्यों वापस करूंगी ये पैसा? आगे वाले टैक्स में से पीछे वाला टैक्स तभी तुम्हें अपनी जेब से तुम्हें दे पाऊंगी जब मेरे पास वो पैसा होगा, जब है ही नहीं तो तुम कैसे रख सकते हो? तो तुम यहाँ पे 1000 रुपये ये माइनस नहीं कर सकते हो, ये गलत है। ये अच्छे तरीके से समझ लेना, पूरे GST का यही बेस है। और रेखा गुप्ता जी क्या करेंगे, उससे पूरे 1500 रुपये ले लेंगे। बोले 1500 रुपये पे करो, 1000 रुपये माइनस नहीं करोगे, 1000 रुपये दूसरी गवर्नमेंट के पास गए। हम ऊपर वाले एग्जाम्पल में बाय डिफॉल्ट ये मान के चल रहे हैं कि सारे टैक्स दिल्ली गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट आगे उसको कहते हैं हमें तो आखिरी वाली सेल पर टैक्स चाहिए, तो हम पीछे वाला आपको वापस करते हुए चलेंगे या माइनस करने के बाद बैलेंस पे कर देना। बट इस वाले एग्जाम्पल में क्योंकि पीछे वाला टैक्स यूपी गवर्नमेंट के पास गया और ये टैक्स गया दिल्ली गवर्नमेंट के पास, दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा हम वापस नहीं करेंगे।
तो अब जो दिल्ली वाला ये बिजनेसमैन था जिस पे मैं स्क्वायर बना रहा हूं, देखो ये बीच में जो है आपका जो हमारा पर्सन है खास, इसने कहा मुझे तो भैया 1,000 रुपये का लॉस हो गया, मैं तो सोच रहा मेरा प्रॉफिट 5,000 रुपये होगा, मेरा प्रॉफिट तो केवल 1,000 रुपये रह गया। तो वो क्या करेगा, वो घर पे आएगा दोबारा से और अपनी कॉस्टिंग 10 की जगह 11,000 रुपये मानेगा। जब उसको ये पता है कि मुझे 1,000 रुपये वापस नहीं मिलेंगे, तो वो अपनी कॉस्टिंग 10,000 रुपये नहीं मानेगा, अपनी कॉस्टिंग 11,000 रुपये मानेगा और फिर यहां पे ऐड करेगा प्रॉफिट और 16,000 और यहां पे लगाएगा दिल्ली सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 10%, 1,600। देखो दिल्ली सेल्स टैक्स सीएसटी के ऊपर लग गया, सीएसटी 1,000 रुपये 10,000 रुपये के अंदर इंक्लूड है, उसके ऊपर भी लग गया। अब ये पहुंचेगा दिल्ली गवर्नमेंट के पास और पेड टू दिल्ली गवर्नमेंट, और कितना पे कर देगा दिल्ली गवर्नमेंट को, 1,600 रुपये पे कर देगा। और कस्टमर को चीज़ कितने की पड़ेगी, 16,000 प्लस 1,600, 17,600 की पड़ेगी। जो चीज़ उसको 16,500 की मिलनी चाहिए थी वो 17,600 की मिलेगी। अब एक मार्केट में मैं बैठा हुआ हूं और एक मार्केट में कार्तिक कुमार बैठे हैं। अब कार्तिक कुमार दिल्ली से खरीद के दिल्ली में ही बेचते हैं और वही चीज़ मैं यूपी से खरीद के दिल्ली में बेचता हूं। कार्तिक कुमार की चीज़ जो लोगों के पास जाएगी वो 16,500 रुपये की जाएगी और मेरी चीज़ जो कस्टमर के पास जाएगी वो 17,600 के पास जाएगी। मैं कार्तिक से कंपटीशन कर ही नहीं पाऊंगा, मैं मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। तो सर आप कार्तिक से कैसे मुकाबला कर पाओगे? अगर मैं अपना प्रॉफिट 5 की जगह 4 कर दूं तभी मुकाबला कर पाऊंगा, लेकिन अगर मैं 4 प्रॉफिट कर दूंगा तो मेरा खर्चा नहीं निकलेगा, तो मेरी दुकान वैसे ही बंद हो जाएगी। कार्तिक क्यों 16,500 की बेच पाएगा? वो पीछे वाला टैक्स भी रेखा गुप्ता जी को देगा, आगे वाला टैक्स भी रेखा गुप्ता जी को देगा। बट आई बाई गुड्स फ्रॉम द यूपी गवर्नमेंट एंड यूपी एंड सेलिंग द गुड्स इन दिल्ली। अब डिफरेंट गवर्नमेंट्स हो गई, उसने कहा भैया आगे वाले टैक्स में से पीछे वाला टैक्स हम माइनस करने की परमिशन नहीं देंगे, तो भैया मैं 1,000 रुपये अपनी जेब से क्यों दूंगा? तो फिर मैं ये मानूंगा कि मेरे लिए जो चीज़ की कॉस्ट है वो 10,000 रुपये नहीं है, वो 11,000 रुपये है। और 11,000 रुपये कॉस्ट मानते ही डबल टैक्सेशन हो गया। एक तो जो पीछे वाला टैक्स था वो कॉस्टिंग का हिस्सा बन गया और पीछे वाले टैक्स पे आगे वाला टैक्स भी लग गया। एक तो 1,000 रुपये से गुड्स वैसे ही महंगी हो गई और 1,000 रुपये के ऊपर दिल्ली वैट भी लग गया, दिल्ली सेल्स टैक्स भी लग गया। तो इस तरीके से 1,500-1,600 रुपये चीज़ आपकी महंगी हो गई और कस्टमर के लिए वो चीज़ महंगी बिकेगी, तो कस्टमर आपकी दुकान पे आके खरीदेगा क्यों? कस्टमर कहेगा मैं तो उससे खरीदूंगा जो मुझे 16,500 की दे रहा है। इस वजह से चीज़ों के रेट बढ़ रहे थे। तो कुछ लोग या तो बिजनेस कर नहीं पा रहे थे या कर रहे थे तो महंगी चीज़ों को बेच रहे थे। ये सबसे बड़ा रीज़न था कि जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। अदरवाइज अगर दिल्ली का दिल्ली में चल रहा हो तो ठीक है, यूपी का यूपी में चल रहा हो तो ठीक है, राजस्थान का राजस्थान चल रहा हो ठीक है, लेकिन जैसे ही स्टेट चेंज हो रहा था वहां पे डिफिकल्टी जबरदस्त आ रही थी और डिफिकल्टी आने की वजह से क्या हो रहा था, डबल टैक्सेशन हो रहा था, चीजें महंगी हो रही थी। तो मोदी जी ने कहा कि और सरकारों ने कोशिश करी लेकिन वो जीएसटी लेके नहीं आ पाई, हम जीएसटी लेके आएंगे और महंगाई से हम निजात दिलवाएंगे। ये तो सर सबसे बड़ा रीजन हो गया, पहला रीजन। सर दूसरा रीजन क्या था? दूसरा रीजन ये था जब चीज मैन्युफैक्चर होती थी, जैसे मैन्युफैक्चरर ने चीज बनाई, एक आइटम बनाया उसने और वो आइटम बन के तैयार हुआ 20,000 रुपये का, तो मैन्युफैक्चरिंग पे लगती थी एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, और अब वो बिकेगा तो उस पे लगेगा स्टेट सेल्स टैक्स। सपोज करते हैं कि ये आपकी जो फैक्ट्री थी ये कर्नाटका में फैक्ट्री थी, तो पहले तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगा और कर्नाटका का आदमी होलसेलर खरीदने आएगा तो कर्नाटका का वैट लगेगा, इसके ऊपर 2 टैक्स लगेंगे। मैन्युफैक्चर जब बेचेगा तो एक तो एक्साइज ड्यूटी लेगा और साथ में सेल्स टैक्स भी लेगा। अब जो स्टेट सेल्स टैक्स होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा और जो एक्साइज ड्यूटी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है। बस 4 चीज़ों की एक्साइज ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती है: एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओपीएम, इंडियन हेम्प एंड नार्कोटिक्स। तो अगर ये पेन बना, ये मोबाइल बना, ये स्पीकर बना, ये जो भी जितनी भी मेरे टेबल पे चीज़ें रखी हुई हैं सब बनी, इन सब की एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी। अब मैन्युफैक्चरर के पास एक आदमी आता है, होलसेलर,
बोलता है भाई साहब ये चीज़ बेचो, तो वो कहता है देखो इस पे तो मैंने एक ऐड कर रखा है एक्साइज ड्यूटी, सपोज 10% इसका भी मान लेता हूँ 2000, और 22,000 रुपये ऐड होने के बाद फिर इस पे लगता था स्टेट सेल्स टैक्स। अगर कर्नाटका है तो कर्नाटका सेल्स टैक्स, बिहार है तो बिहार सेल्स टैक्स, स्टेट सेल्स टैक्स। अगर उसको भी 10% मान लूँ तो 2200 रुपये ये लगेगा। क्योंकि अलग अलग गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, तो जब होलसेलर आगे बेचेगा तो आगे वाले टैक्स में से पीछे वाला सेल्स टैक्स तो वापस मिल जाएगा, क्योंकि वो सेम गवर्नमेंट के पास, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास सेल हो रही है। लेकिन जो सेंट्रल एक्साइज था वो तो मोदी जी के पास चला गया, तो स्टेट गवर्नमेंट मोदी जी वाला टैक्स क्यों वापस करेगी? इसलिए पहले एक्साइज ड्यूटी को हम ऐड करते थे, उसके बाद उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगाते थे, तो सेल्स टैक्स एक्साइज ड्यूटी के ऊपर भी लग जाता था। आप समझो इस बात के लिए। और अभी भी ऐसा हो रहा है। अभी भी ऐसा क्यों हो रहा है मैं थोड़ी देर में आपके लिए बताऊंगा, तो आपको समझ में आएगा। अभी तक पेट्रोल को जीएसटी में लेके नहीं आए हैं, तो पेट्रोल पे एग्जैक्टली यही होता है। जैसे पेट्रोल सपोज करते हैं 40 रुपये का सरकार को पड़ा, सरकार ने 40 रुपये का 1 लीटर खरीदा जो बन के तैयार हुआ बिकने के लिए। अब इस पे एक्साइज ड्यूटी लगती थी, सेंट्रल एक्साइज अभी भी लगती है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। सपोज वो लगी 35 रुपये, अब कितना हो गया 75। अब 75 रुपये हो गया, अब इस पे लगेगा स्टेट सेल्स टैक्स, क्योंकि दिल्ली के पेट्रोल पंप से दिल्ली का आदमी खरीद रहा है, तो अब इस पे दिल्ली सेल्स टैक्स लगेगा। तो पेट्रोल पंप पे आप जब लोगे तो दिल्ली वैट लिखा हुआ मिलेगा। वैट और सेल्स टैक्स एक तरीके से पर्यायवाची बन चुके थे। अब सपोज करते हैं वो रेट 20% है जो दिल्ली सेल्स टैक्स है, 75 का 20%, 15 रुपये लग गया वैट, और 90 रुपये पर लीटर का आपके लिए पेट्रोल आ गया। दिक्कत इसके अंदर क्या है, टैक्सेस तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन 20% 35 रुपये के ऊपर भी तो लग रहा है, और 35 रुपये का जो 20% होता है वो 7 रुपये होता है। 7 रुपये आप केवल टैक्स पेट्रोल पे इसलिए पे कर रहे हो क्योंकि टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है। दो सरकार के अलग टैक्स हैं, और वो कहते हैं हम आगे वाले में से पीछे वाला टैक्स माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार डिफरेंट सरकार है। हम जो टैक्स तुमने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया वो हम सेल्स टैक्स में से क्यों माइनस करें? तो पहले एक्साइज ड्यूटी ऐड करते हैं, फिर वैट लगाते हैं। मैं कहता हूं कि तुम पॉलिटिशियंस हो, तुम क्यों नहीं लेके आ रहे हो जीएसटी के अंदर? जीएसटी के अंदर लेके आओ, लेकिन सरकार को पैसा बेहिसाब चाहिए, और बेहिसाब पैसा कमाने के चक्कर में जीएसटी के अंदर लेके नहीं आ रहे हैं। मुझे इस बात से तकलीफ नहीं है, 2 टैक्स लग रहे हैं, वो पेट्रोल महंगा है उसको हम बाद में देखेंगे। मेरी बड़ी तकलीफ ये, मैं बैच में भी बोलता हूं कि मैं सेंट्रल एक्साइज के ऊपर स्टेट सेल्स टैक्स पे कर रहा हूं, 7 रुपये में केवल इसलिए पे कर रहा हूं कि पुराने सिस्टम की वजह से टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है। ये अभी भी होता है, जो मैं तुम्हें कमी बता रहा हूं। अभी ये केवल पेट्रोल के ऊपर होता है, पहले हर चीज के ऊपर हुआ करता था। पहले चाहे वॉशिंग मशीन होता था, फ्रिज होता था, टीवी होता था, कपड़े होते थे, शूज होते थे, कोई भी चीज तुम लेते थे, मैन्युफैक्चर बना के बेचता था तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाता था, और बिकती थी तो उस पर सेल्स टैक्स लगती थी। तो पहले सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी गुड्स की कॉस्ट के अंदर ऐड होती थी, फिर उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगाया जाता था। तो इसका मतलब एक्साइज ड्यूटी के ऊपर सेल्स टैक्स लग रहा है। अब ये दुकानदार जब आगे बेचेगा होलसेलर, तो आगे वाला टैक्स दिल्ली वो स्टेट सेल्स टैक्स होगा, पीछे वाले स्टेट सेल्स टैक्स का बेनिफिट तो मिलेगा, बट सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली गई। तो जीएसटी आने के बाद हर चीज सस्ती होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी डबल टैक्सेशन हो रहे थे, और मैन्युफैक्चरिंग जिस चीज की करोगे उस पर आपका होगा ही होगा। मैन्युफैक्चर की फैक्ट्री से निकलेगा तो टैक्स के ऊपर टैक्स लगेगा ही लगेगा। और तीसरी जो कमी थी वो बहुत बड़ी कमी नहीं थी, लेकिन हाँ कुछ आइटम्स में तो ये कमी थी, और कुछ आइटम्स में कमी थी, जैसे रेस्टोरेंट के अंदर। रेस्टोरेंट को हम ये नहीं पता लगवा पा रहे थे कि इसको हम गुड्स माने या इसको सर्विसेज माने। तो रेस्टोरेंट में आप गए और आपका 2000 रुपये का बिल आया, तो इसके ऊपर दिल्ली सेल्स टैक्स भी लगता था, इसको दिल्ली वैट कहते हैं, और साथ में सर्विस टैक्स भी लगता था, और एक ही अमाउंट पे दोनों टैक्स लग रहे हैं। मतलब दो सरकार डिसाइड नहीं कर पा रही हैं कि ये गुड्स है और सर्विसेज है, और इस चक्कर में हम पिसते थे। हम 2 टैक्स पे करते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी सेल्स टैक्स, वो सर्विस टैक्स, और स्टेट गवर्नमेंट लेती थी
सर ये कन्फ्यूजन क्यों था? आप खुद सोचो, रेस्टोरेंट में आपको दाल मिल रही है, आपको शाही पनीर मिल रहा है, आपके लिए मटर मशरूम मिल रहा है, आपके लिए पिंडी छोले मिल रहे हैं, आपके लिए अमृतसरी नान मिल रही है, आपके लिए बटर नान मिल रही है, आपके लिए गार्लिक नान मिल रही है, आपको रायता मिल रहा है, आपको पिज़्ज़ा मिल रहा है, आपको बर्गर मिल रहा है। ये सारी चीज़ें गुड्स है, बस आपकी टेबल पर सर्व किया जा रहा है, बनाने वाला बना के आपके लिए दे रहा है, आपको बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे, एक एसी चल रहा है, अच्छे मौसम में बैठ के खा रहे हो, ये आपके लिए सर्विसेज है, आप दोनों टैक्स पे कर रहे हो। भैया डिसाइड आधा आधा लगा लेते ना, आधा आधा लगा लेते, रेशियो डिसाइड कर लेते, बट दोनों टैक्स एक ही अमाउंट पर दो टैक्स लग रहे हैं यार, कमाल कर रहे हो। एक दिन बैठ जाते जो उस समय की सरकारें थी वो और बाकी स्टेट गवर्नमेंट, और कहते देखो पब्लिक को हम क्यों हैं, पब्लिक के लिए हैं, पब्लिक को लूटने के लिए हैं, पब्लिक के लिए है, तो पब्लिक हम पे भरोसा करके हमें वोट देती है, तो ऐसा करते हैं एक रीजनेबल अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं, चलो 50-50 रख लेते हैं, 2000 का बिल आया तो 1000 रुपये पे सर्विस टैक्स लगा लेते हैं, 1000 रुपये पे वैट लगा लेते हैं। क्या ये गलत होता? क्या स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर ये डिसीजन नहीं ले सकती हैं? बट नहीं ले रही थी और डबल टैक्सेशन हो रहा था। जैसे कि कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते थे, दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते थे, एक तो होते थे पैक्ड या कैंड सॉफ्टवेयर कहा जाता था उनके लिए, कैंड सॉफ्टवेयर। कैंड सॉफ्टवेयर वो होते थे जो दुकान में शेल्फ में रख के बिक सकते थे, तो उसमें तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया इनके लिए तो गुड्स माना जाएगा। जो कैन, जैसे कि आपके पास कोक है, कोक की कैन है, तो वो अब कैन दुकान की शेल्फ में रख के बिक रही है, तो कैंड सॉफ्टवेयर का मतलब ये हो गया था जो एक पैकेट में दुकान में आपको कंटेनर के अंदर मिल रहे हैं, सीडी में मिल रहे हैं या पेन ड्राइव में मिल रहे हैं या हार्ड डिस्क के अंदर मिल रहे हैं आपके लिए। अब जैसे कि MS ऑफिस की सीडी हो गई या विंडोज़ 11 की हो गई या टैली की हो गई या ओरेकल की हो गई, इनको कहा जाता था कैंड सॉफ्टवेयर। तो इनके लिए तो सरकार ने, TCS का एक केस था, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया जो चीज़ दुकान की शेल्फ में रख के बिक सकती है वो सर्विस नहीं हो सकती है, वो गुड्स हो सकती है। तो इस पर तो लगता ही सेल्स टैक्स था, इसकी तो बात खत्म कर दो, इस पर तो डिस्प्यूट नहीं था। और डिस्प्यूट क्यों नहीं था? क्योंकि कोर्ट बीच में आ गया, वरना डिस्प्यूट इसके अंदर भी होता। बट कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के लिए सरकार इस पंगे में थी कि इसको गुड्स माना जाए या सर्विसेज मानी जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है तो सर्विस है, एक आदमी एक सॉफ्टवेयर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना रहा है, उसका टैलेंट है, कोई टेंजिबल चीज थोड़ी नहीं है, तो वो तो अलग से एक चीज है, उसके लिए ऐड किया जा रहा है। तो सरकार ने कहा कि भाई यहाँ पे जो आपके लिए गुड्स और सर्विसेज हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा ये तो सर्विसेज की डेफिनेशन में आता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ये बोलती है कि नहीं ये गुड्स है, क्योंकि जब आप किसी को सॉफ्टवेयर हैंडओवर करोगे तो हवा में तो कर नहीं दोगे। अब जैसे मैं तो हवा में पढ़ा रहा हूँ आपके लिए, आप बताओ जो चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ वो कैसे पहुँच रही है? सर हवा में पहुँच रही है। अब घर पे पहुँचोगे, घर वाले बोलेंगे बेटा क्या खरीद के लेके आए? बोले नॉलेज खरीद के लेके आए। बोले दिखाओ कहाँ? अब कैसे दिखाओगे नॉलेज? अब बोलना शुरू करोगे सर ने ये पढ़ाया, घर वाले बोलेंगे नहीं हमें, आप आलू लेके आते तो आलू हमें हाथ में दे देते हो, देखो हम ये आलू लेके आए हैं। आप टीवी लेके आए तो टीवी घर में हमें नजर आ रहा था, खरीद के लेके आओ, चीज़ दिखाओ कहाँ है? आप नहीं दिखा पाओगे क्योंकि मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ, मैं आपको गुड्स दे ही नहीं रहा। डॉक्टर ने आपको एडवाइस दी कि आप ठंडा पानी कम पीना और धूप में बाहर मत निकलना और टाइम टू टाइम ORS लेता रहना, सब कुछ डॉक्टर ने सलाह दी। बोले बताओ डॉक्टर से क्या लेके आए? बता डॉक्टर ने ये बोला था। बोले नहीं हमें दिखा दो, तो वो सर्विसेज हो गई। तो सर्विसेज का मतलब जनरली ये होता है कि एक चीज़ आपके पास पहुंचती है, आप उसको देख नहीं पा रहे, इंटेंजिबल मोड्स में पहुंचती है। बट स्टेट गवर्नमेंट का लॉजिक ये था कि जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है वो है तो CD के अंदर, तो CD के अंदर कंटेंट है तो CD की वैल्यू बढ़ गई, तो इसलिए गुड्स की डेफिनेशन में आ गया। अगर कस्टम अपने आप पहुंच जाए तो अलग बात है, हवा में उस समय इंटरनेट होता तो इंटरनेट से इंटरनेट में पहुंच जाता, उस समय इंटरनेट तो था नहीं, तो उस समय क्या होता था सॉफ्टवेयर CD में बिकते थे। अब CD में भले ही वो कस्टमाइज है बट ट्रांसफर तो आप किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू करोगे ना, एजुकेशन तो है नहीं दे दी। अब सॉफ्टवेयर भले वो इंटेंजिबल मोड में आपने एक चीज डिजाइन करी हुई है, लैंग्वेजेस के थ्रू डिजाइन करी हुई है, लेकिन वो दूसरे लैपटॉप में डालने के लिए एक प्लेटफॉर्म आपको चाहिए होता है। वो CD हो सकती है, वो पेन ड्राइव हो सकती है, मेमोरी कार्ड हो सकता है, वो हार्ड डिस्क हो सकती है। तो स्टेट गवर्नमेंट कहती थी ये गुड्स है, तो गुड्स से तो उस पर दोनों टैक्सेस लगते थे। मतलब अगर 1 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर बना तो उसके ऊपर पहले सेल्स टैक्स लगता था, और सेल्स टैक्स का रेट करीब करीब 14-15% के आसपास था, 15,000।
और फिर उसके ऊपर सर्विस टैक्स लगता था, और सर्विस टैक्स भी करीब करीब 15% के आसपास था, और वो भी 15,000 लगता था। तुम देखते हो किस तरीके से लूट मची हुई थी। अरे दोनों सरकारें एक दिन बैठ जाती हैं और ये डिसाइड करती हैं कि हम पब्लिक के लिए बने हैं, पब्लिक ने हमें चुन के भेजा है, हमारा पर्पज ये है कि एक भारत के अंदर हम टैक्स कलेक्शन करें और पब्लिक को अच्छी बेनिफिट्स देने के लिए वो पैसा हम वापस कर दें। हम अच्छी सड़कें बनवाएंगे, रोड्स बनवाएंगे, हॉस्पिटल्स बनवाएंगे, हम सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे, हम साइंस में डेवलपमेंट करेंगे, हम अच्छे IIT खोलेंगे, अच्छे एम्स खोलेंगे। नहीं तो यहाँ पे तो लूटने पे लगे हुए हो, एक ही आइटम पे सेल्स टैक्स। तो GST आने से पहला जो सिस्टम था वो सही था, मल्टीपल टैक्सेशन था, लेकिन क्योंकि कुछ टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में जा रहे थे, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में जा रहे थे, तो 3 बहुत बड़ी कमियां थी। उसमें पहली बड़ी तो इतनी बड़ी कमी थी कि उसकी वजह से तो लोग बहुत परेशान थे। एक ही मार्केट में अगर मैं दुकान लेके बैठा हूं और एक दुकान सब कुछ करते हैं, अब शेख राजपूत लेके बैठे हैं, अब शेख दिल्ली का दिल्ली में खरीद के बेच रहे हैं, मैं यूपी से ला के बेच रहा हूं, तो मेरी दुकान बंद होना पक्का है। क्यों? क्योंकि मुझे आगे वाले टैक्स में से पीछे वाले टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हम इसको बोलते थे कि वैट और CST आपस में नॉट वेटेबल। नॉट वेटेबल का मतलब होता है कि आगे वाले में से पीछे वाला वापस नहीं मिलता है। तो आगे वाले में से पीछे वाला वापस नहीं मिलता है तो मैं CST को गुड्स की कॉस्ट के अंदर ऐड कर दूंगा, मेरी चीज महंगी हो जाएगी, डबल टैक्सेशन हो जाएगा, CST के ऊपर वैट लग जाएगा। तो मोदी सरकार ने कहा, वैसे तो बहुत सरकारों ने कोशिश करी GST लाने की। जब वाजपेयी साहब की सरकार थी तो उन्होंने भी 2004 तक उनकी सरकार रही थी, उससे पहले उन्होंने भी एक कमेटी बनाई थी। उनकी सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा भी रहे थे और जसवंत सिंह भी रहे थे, जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, दोनों थोड़े थोड़े टाइम के लिए फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे, उन्होंने कोशिश करी थी बन जाए। फिर मनमोहन सिंह जी की सरकार 2004 में आई तो चिदम्बरम साहब वाज द फाइनेंस मिनिस्टर फॉर द वेरी लॉन्ग पीरियड। थोड़े टाइम के लिए प्रणब मुखर्जी को भी बनाया गया था, बट वो बाद में प्रेसिडेंट बन गए, तो दोबारा से फिर चिदम्बरम साहब बन गए। तो उन्होंने भी कोशिश करी कि हम GST को लेके आए, बिकॉज ऑफ दीज 3 सिचुएशंस जो मल्टीपल टैक्सेशन कर रही थी, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुई। बट 14 में मोदी सरकार आई, अरुण जेटली वाज द फाइनेंस मिनिस्टर, तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया, बोले कि नहीं मैं तो GST लेके आऊँगा। और दूसरी कमी क्या थी कि मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद चीज़ बिकती थी, फिर 2 टैक्स लगते थे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक स्टेट गवर्नमेंट का, और CST और नॉट वेटेबल। नॉट वेटेबल का मतलब हो गया सेल्स टैक्स में से एक्साइज ड्यूटी माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स था, एक स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स था। तो पहले एक्साइज ड्यूटी गुड्स की कॉस्ट में ऐड होती थी, फिर उसके ऊपर लगाया जाता था टैक्स। इसके बाद आपके लिए तीसरे नंबर पे आ गया रेस्टोरेंट। ये बहुत बड़ी कमी नहीं थी, क्योंकि कुछ ही आइटम्स पे ऐसा हो रहा था। ये तो मैन्युफैक्चरिंग वाली बात तो यूनिफॉर्मली हो रही थी। इस रूम में जितनी भी चीजें मैं देख रहा हूं, अगर वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हुई होंगी 2017 से पहले, तो डबल टैक्सेशन हुआ होगा। अब जैसे कि ये स्पीकर है, मेरे 17 से पहले मैंने खरीदा था, पहले एक्साइज ड्यूटी लगी होगी, फिर दिल्ली सेल्स टैक्स लगा होगा। तो जो भी चीज मैंने 17 से पहले खरीदी होंगी उस पर डबल टैक्सेशन हुआ ही होगा। बनते समय एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, बिकते समय सेल्स टैक्स। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को गुड्स की कॉस्ट के अंदर ऐड किया गया होगा, उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगाया गया होगा। जिस आदमी ने दिल्ली से लाके, यूपी से लाके दिल्ली में बेचा होगा, या अब कपड़े के व्यापारी हैं, चांदनी चौक में जितने लोग कपड़ा बेचते हैं, वो सारे का सारा कपड़ा जो आता है उसमें से 90% अहमदाबाद से, सूरत से, गुजरात से आता है। अब वहां से आता था तो वहां पे लिखता था CST, वो गुजरात सरकार के पास जाता था। दिल्ली में दिल्ली सरकार के पास, दिल्ली सरकार उसका वैट आपको देती नहीं थी, वापस नहीं करती थी। तो फिर वहां पे क्या होता था, डबल टैक्सेशन होता था। पहले वो CST को गुड्स की कॉस्ट में ऐड करते थे, उसके बाद फिर अपना दिल्ली सेल्स टैक्स लगाते थे, तो डबल टैक्सेशन हो रहा था। तो जो पहले दूसरे पॉइंट है वो तो बहुत बड़े रीजन है, और तीसरा पॉइंट भी बड़ा रीजन है। उसमें हम एग्जाम में ये लिख के आते हैं कि कुछ आइटम्स पे गुड्स और सर्विसेज टैक्स दोनों लगाए जाते थे, इसलिए मल्टीपल टैक्सेशन हो रहा था। तो पिछले से पिछले अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आया, और ये क्वेश्चन कई बार आता है कि प्री GST ईरा में, प्री GST रिजीम में क्या कमियां थी जिसकी वजह से GST को लेके आए। तो 3 कमी थी। अगर दूसरे स्टेट से लाके सेम स्टेट्स में बेचते थे तो जो CST और स्टेट वैट होता था वो आपस में नॉन वैटेबल थे, इसलिए मल्टीपल टैक्सेशन हो रहा था, डबल टैक्सेशन हो रहा था।
फिर ये दूसरा था कि अगर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद बिकती थी तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और स्टेट सेल्स टैक्स लगता था, जो कि आपस में नॉन वेटेबल थे, इसलिए सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के ऊपर वैट लगाया जा रहा था, इससे भी डबल टैक्सेशन हो रहा था। और इसके बाद तीसरी बात मैंने ये बताई कि अगर आप रेस्टोरेंट्स वगैरह के अंदर जाते थे या कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनवाते थे तो देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन टू गवर्नमेंट्स वेदर इट विल बी रिगार्डेड एज द गुड्स और इट विल बी रिगार्डेड एज द सर्विसेज, तो वहां पे गुड्स टैक्स मतलब सेल्स टैक्स भी लगता था और सर्विस टैक्स भी लगता था। फिर आता है 2017 और जीएसटी के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो क्या जीएसटी आने के बाद ये 3 कमियां दूर की गई? जीएसटी आने के साथ ही 2 कमियां दूर की गई। जवाब मिलता है कि पहली कमी और दूसरी कमी और तीसरी कमी, दूसरी और तीसरी कमी तो तुरंत ही दूर हो गई, आते ही नाम से ही दूर हो गई, क्योंकि अब रेस्टोरेंट में जाओगे तो 2 टैक्स लगेंगे ही नहीं, टैक्स ही एक बचा जीएसटी, तो मल्टीपल टैक्सेशन हो ही नहीं सकता है। अब गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के बाद बिकेगी तो 2 टैक्स लगेंगे ही नहीं, अब मैन्युफैक्चरिंग पे और बिकने पे 2 टैक्स नहीं लगेंगे, एक ही टैक्स बचा जीएसटी, तो अब डबल टैक्सेशन हो ही नहीं सकता है। जीएसटी नाम का अनाउंसमेंट करते हुए गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, अब 2 टैक्स लगेंगे ही नहीं, तो जैसे ही आपने गुड्स एंड सर्विसेज बोला तो रेस्टोरेंट में जाओगे तो पूरे अमाउंट पे एक ही टैक्स लगेगा जीएसटी, डबल टैक्सेशन खत्म। अब जैसे ही गुड्स मैन्युफैक्चर होके बिकेगी तो मैन्युफैक्चरिंग पे अलग और बिकने पे अलग नहीं लगेगा, टैक्स एक ही लगेगा जीएसटी, डबल टैक्सेशन खत्म। तो नाम के साथ ही 2 टैक्स खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन था, जो दूसरे स्टेट से लाके बेच रहे थे, क्या वो कमी दूर हुई? अगर वो कमी दूर होती है तो भारत सरकार को 100 में 100 नंबर मिलने चाहिए कि जीएसटी आने के बाद हर चीज़ को दूर किया गया, हर कमी को दूर किया गया। तो पहले एग्जाम्पल पे मैं आऊँ उससे पहले हम दिल्ली का ही दिल्ली में देख लेते हैं। अगर दिल्ली से खरीदा और दिल्ली में बेचा, यूपी से खरीद के दिल्ली में बेचा, वो इसके बाद आऊँगा, लेकिन पहले ये देखते हैं दिल्ली से खरीद के दिल्ली में बेचा तो क्या यहाँ पे क्या सिस्टम रहा। क्योंकि पहले तो क्या होता, दोनों टैक्स रेखा गुप्ता के पास गए तो आगे वाले में से पीछे वाला वापस हो गया, लेकिन इस वाले केस में क्या होगा मैं आपको ये समझाने, ध्यान से देखना, बहुत जबरदस्त पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पूरे जीएसटी का मैं आपको क्रक्स जिसको कहते हैं पढ़ा रहा हूं, सिंसियरली देखना। अब सपोज करते हैं इसने 10,000 रुपए की चीज खरीदी, तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ए ने कहा भाई आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, बोले हाँ पे करूंगा, लेकिन मैं कंज्यूमर नहीं हूँ, कंज्यूमर तो सी है। बोले नहीं, आपको पता है मल्टीपल टैक्सेशन पॉइंट चल रहा है 2004 से, चाहे पुराना सिस्टम चाहे नया सिस्टम चलेगा, तो ये हमें नहीं पता तुम कंज्यूमर हो या नहीं, हम तो तुम्हें कंज्यूमर मानेंगे। बोले ठीक है, तो ये क्या करेगा, 2 टैक्स लगाएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। जीएसटी जो आया वो ड्यूअल कंसेप्ट पे आया। ड्यूअल कंसेप्ट का मतलब ये था कि हर सेल पे, हर सप्लाई पे 2 टैक्स लगेंगे, एक लगेगा सीजीएसटी, एक लगेगा एसजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स और एसजीएसटी का मतलब होगा स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स। तो सीजीएसटी की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सर 2 टैक्स क्यों लग रहे हैं? क्योंकि कुर्बानी तो दोनों लोग दे रहे हैं। अब एक्साइज ड्यूटी नहीं लग रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है, सर्विस टैक्स नहीं लग रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है, सीएसटी नहीं लग रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है। और अगर आप इसके लिए इस तरीके से देखो, स्टेट गवर्नमेंट को भी अब आपका स्टेट वेट नहीं मिल रहा है, सोचो, वरना पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता था। तो दोनों ने कहा मिलजुल के काम करते हैं, यही मैं चाहता हूं, दोनों सरकारें आपस में मिलकर काम क्यों नहीं करती हैं। दिल्ली में हमें ऐसा क्यों लगता है, हमेशा इंडिया में कैसा क्यों लगता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में हमेशा टसल होती रहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ अलग राग लापती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग राग लापती है। अगर दोनों जगह सेम गवर्नमेंट हो, दोनों जगह कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या बीजेपी की गवर्नमेंट हो, फिर तो काम स्मूथली चलते रहते हैं। बट सेंट्रल में अगर मोदी की सरकार है, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, काम कम होता है, टसल ज़्यादा होती है।
लेकिन दोनों जगह मोदी की सरकार है तो काम हो नहीं पता, टसल नहीं होती है। दोनों बैठ लो ना, बैठ के बात कर लो ना, देश चला रहे हो ना, पब्लिक के वेलफेयर के लिए सरकार बनी है ना। तो जीएसटी के लिए दोनों आपस बात में आए, और जीएसटी पास करने के लिए मैं आगे पढ़ाऊंगा, लंबी चौड़ी क्लास लूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की रिक्वायरमेंट थी। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट इसलिए करना था क्योंकि जीएसटी के लिए जो सेंट्रल सेल्स टैक्स और स्टेट सेल्स टैक्स एक ही चीज पे लगा रहे हो, ये लगाना कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं था। सर्विस पे सर्विस टैक्स लगना चाहिए, गुड्स पे सेल्स टैक्स लगना चाहिए। एक स्टेट गवर्नमेंट का है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तुम एक ही सेल पे दोनों टैक्स कैसे लगा सकते हो? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी जाए, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी जाए, ये व्यवस्था था ही नहीं, थी नहीं उसके अंदर। तो हर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन जरूरी होती है। अब जैसे कि अभी एक डिलिमिटेशन बिल आया था जो कि पास नहीं हो पाया, उसको दो चीज़ों को मर्ज किया गया था, विमेन रिजर्वेशन के लिए पार्लियामेंट के अंदर, डिलिमिटेशन के लिए, तो वो पास क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट थी उसके अंदर, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए इतनी मेजॉरिटी चाहिए, उतनी मोदी सरकार के पास नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर तो है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स के पास नहीं है उतनी। स्टेट गवर्नमेंट सेंटर मोदी के बीजेपी की सरकार नहीं थी। तो जब जीएसटी लाने की बात हुई तब भी स्टेट गवर्नमेंट ने कहा हम नहीं लेके आएंगे, हम नहीं लेके आएंगे। बीजेपी की सरकार तो मान गई, जहां बीजेपी की सरकार नहीं थी वो राजी नहीं हो रही थी। अब दिल्ली के अंदर जो सरकार थी वो केजरीवाल की सरकार थी, पंजाब में सरकार थी वो कांग्रेस की सरकार थी, बंगाल में टीएमसी ममता बनर्जी की सरकार थी। तो बहुत सारे स्टेट्स ऐसे थे जहां मोदी की सरकार नहीं थी, और उनकी परमिशन के बिना आपके लिए जीएसटी आ नहीं सकता, क्योंकि संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो मोदी जी ने राहुल गांधी को मिलने के लिए बुलाया, विपक्ष के सारे नेताओं को मिलने के लिए बुलाया, उनके सामने अपनी बात रखी, उन्होंने अपनी कंडीशंस रखी, उनकी कुछ कंडीशंस मानी गई, कुछ कंडीशंस नहीं मानी गई, उनको कन्विंस किया गया, और आखिर में जब वो राजी हो गए, चलो हम पास करवाने को तैयार हैं, तो जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया। तो भाई ऐसा हर काम में क्यों नहीं हो सकता है? हर सरकार आपस में मिलकर बैठ ले, अच्छा काम कर ले। तो सीजीएसटी एसजीएसटी हर स्टेट पे दो लगेंगे, क्योंकि दोनों ने कुर्बानियां दी। क्योंकि अब जीएसटी आने के बाद सेंट्रल एक्साइज भी खत्म हो जाएगा, स्टेट्स भी खत्म हो जाएगा, सर्विस टैक्स भी खत्म हो जाएगा, स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी, बहुत सारे टैक्सेस खत्म हो जाएंगे इसको आने के बाद। जब इतने सारे टैक्सेस खत्म हो जाएंगे तो फिर अब हर स्टेज पे दो टैक्स लगेंगे, आधा लगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, आधा स्टेट गवर्नमेंट का। अब इसके अंदर एक्साइज भी खत्म, इसके अंदर सर्विस टैक्स भी खत्म, सीएसटी भी खत्म, वैट भी खत्म। 18% रेट है तो उसको आधा आधा कर देते हैं। जनरल रेट है वो 18% है, इसलिए मैं सारे एग्जाम्पल 18% के लूंगा। वैसे कुछ पे 5% भी है, कुछ पे 12% भी है, लेकिन मैं 18% को बांधते हुए एग्जाम्पल लूंगा। 9%, 9%, 900 रुपये ये लगा दिया, 900 रुपये ये लगा दिया। अब ए पहुंचा सरकार के पास, तो पहले तो ए गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, मतलब मोदी जी के पास, बोला सर जी मैं 900 रुपये लेके आया हूँ। और फिर ए गया स्टेट गवर्नमेंट के पास, रेखा गुप्ता के पास, बोला मैडम मैं 900 रुपये लाया। वो किससे लाए हो? बोले मिस्टर बी से लेके आए हैं। बोले जरा उनका रजिस्ट्रेशन नंबर दे देना। रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ बी दे दिया, ये जानने के लिए यहाँ बी का है, जिसको हम आगे बोलेंगे GSTIN, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। जीएसटी के रजिस्ट्रेशन नंबर को GSTIN बोलते हैं। अब बी वाले ने क्या किया, यहाँ पे चीज लिखी 10,000 रुपये की, और यहाँ पे इसने क्या किया, बोला मैं अपना जो प्रॉफिट ऐड करूंगा वो 5,000 रुपये प्रॉफिट ऐड करूंगा, और मैं 15,000 का बेचूंगा। अब ये बेचेगा तो फिर दो टैक्स लगेंगे, CGST लगेगा और SGST लगेगा, एट द रेट ऑफ 10%, वो 9%, एट द रेट ऑफ 9%। और 1350 ये लगेगा, 1350 ये लगेगा। तो इसको 1,500 रुपये, ये 15,000 ये पे करने पड़े, 2,700 ये करने पड़े, 17,700 की चीज पड़ गई। लेकिन सवाल ये उठता है क्या डबल इसको पूरा टैक्स वापस मिला? तो बी पहले गया, B2 सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी के पास बोला है मोदी जी देखो 900, मैं आपको 1,350 लेके आया हूँ, मेरे 900 वापस कर दो। उन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है उसने बताया, बोले मैं चेक करवाता हूँ। अकाउंटेंट ने आके कहा हाँ जी सर इस GSTIN के 900 रुपये आ चुके हैं। तो मोदी जी ने कहा तुम 1,350 हमें दोगे, हम तुम्हें 900 वापस करेंगे, इससे अच्छा क्या करो 900 रुपये अपनी जेब में रख के हमें 450 पे कर दो। और मोदी जी को उसने 450 रुपये पे कर दिए।
फिर वो गया आपके लिए B2 सेंटर स्टेट गवर्नमेंट, रेखा गुप्ता जी के पास गया, बोलता है मैडम मैं 1350 लेके आया हूँ और मेरे 900 रुपये वापस कर दो। रेखा गुप्ता कहती हैं वेट करो, आप किसके थ्रू आए थे? बोले ए के थ्रू आए होंगे। बोले चेक करवाए कि बी नाम के आदमी के कोई पैसे जमा है? बोले हाँ, इन्होंने पहले 900 रुपये दे रखे हैं। बोले अच्छा ये कंज्यूमर नहीं है, इसका मतलब आगे भेज दिया तो इनके पैसे वापस कर दो। रेखा गुप्ता ने 1350 लिए, 900 वापस कर दिए। या ऐसा कह सकते हैं कि उस आदमी ने 1350 में 900 अपनी जेब में रख लिए, 450 रुपये रेखा गुप्ता को दे दिए। डबल टैक्सेशन हुआ ही नहीं, सब खुश, सेंट्रल गवर्नमेंट भी खुश, स्टेट गवर्नमेंट भी, आदमी भी खुश, डबल टैक्सेशन हो ही रहा है। सही तो पहले भी नहीं था। दिल्ली का दिल्ली में होने पे आपने पहला एग्जाम्पल लिया, तो जब आगे वाला टैक्स पीछे वाला टैक्स सेम गवर्नमेंट के पास जा रहा है तो कहां से डबल टैक्सेशन होगा? सर ये एग्जाम्पल मत पढ़ाओ हमें ये बताओ यूपी से खरीद के दिल्ली में बेचा गया तो डबल टैक्सेशन होगा नहीं होगा? अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो हम मान लेंगे जीएसटी कामयाब चीज है। तो ये एग्जाम्पल तो मैंने इसलिए दिया कि आपको ड्यूअल कंसेप्ट समझा पाऊं, ड्यूअल कंसेप्ट होता क्या है। मेरा पर्पज यहाँ पे ये नहीं था कि पहली कमी को दूर कर दिया गया, मेरा पर्पज यहाँ पे ये था कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ड्यूअल टैक्सेशन। हालांकि मोदी जी कहते हैं वन नेशन वन टैक्स, लेकिन वन नेशन वन टैक्स नहीं है। आपने नाम कर दिया अब दो, CGST SGST, दो टैक्स अभी भी लग रहे हैं। अब दोनों में GST आता तो हो सकता है आप उसको कॉमन कर दो। चलो सर ये एग्जाम्पल लेते हैं कि एक आदमी यूपी से सामान लेके आता है दिल्ली में और दिल्ली में बेचता है। सर ये समस्या दूर कर दो आप, सरकार चेंज करके ये समस्या दूर कर दो, तो हम ये मान जाएंगे कि GST बहुत कामयाब चीज़ है। GST ने इस समस्या का समाधान भी कर दिया। चलो इस समस्या का समाधान करते हैं। तो इस समस्या का समाधान कैसे करते हैं? एक A है और एक B है और एक C है। B गया यूपी में, बोला होलसेलर के पास, बोला यार चीज़ दिखाओ। उसने कहा अच्छी लगी, उसने कहा 10,000 रुपये की है। बोला दे दो। वो टैक्स लगाने लगा। बोला अरे मुझसे टैक्स मत लो, मैं तो कंज्यूमर नहीं। बोले यार तुम्हें कितनी बार समझाया, मल्टीपल पॉइंट टैक्सेशन है, हर आदमी को कंज्यूमर माना जाएगा। तुम प्रूव कर देना नहीं हो, आगे वाला टैक्स दिखा देना, पीछे वाला सरकार से वापस ले लेना। बोला ये बात भी ठीक है। बोला चलो। तो अब वो यहां पे अगर CGST लगाएगा और SGST लगाएगा, तो ये जो SGST टैक्स है ये बेसिकली पहुंच जाएगा यूपी गवर्नमेंट के पास, और ये यूपी गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंचना चाहिए, ये पहुंचना चाहिए दिल्ली गवर्नमेंट के पास। दिल्ली गवर्नमेंट के पास क्यों पहुंचना चाहिए? क्योंकि चीज यूपी से दिल्ली में आ गई है। टैक्स उस सरकार को मिलना चाहिए जिस स्टेट के अंदर चीज यूज हो रही है। दो तरीके के टैक्सेशन होते हैं, ओरिजिन बेस्ड और डेस्टिनेशन बेस्ड। ओरिजिन बेस्ड टैक्स बेकार होता है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स अच्छा होता है। जो CST था वो ओरिजिन बेस्ड था। CST में जब यूपी से लेके आए तो यूपी गवर्नमेंट को टैक्स पहुंचा था, लेकिन GST को बनाने की कोशिश की डेस्टिनेशन बेस्ड। सर वो ओरिजिन बेस्ड खराब क्यों होता है? रीजन समझो। मैं यूपी से लेके आया फ्रिज या टीवी, वो मैं एक AC यूपी से लेके आया, टैक्स तो यूपी की गवर्नमेंट को पहुंच गया, और उसके लिए लाइट कौन अरेंज करके दे रहा है? दिल्ली सरकार। उसकी वजह से जो आपके लिए गर्म हवा निकल रही है, जो गर्मी हो रही है, जो पॉल्यूशन हो रहा है, उसके लिए कौन बर्दाश्त कर रहा है? दिल्ली सरकार। जो लाइट एक्स्ट्रा चाहिए होती है गर्मियों के दिनों में, वो कौन अरेंज कर रहा है? वो अरेंज कर रही है दिल्ली सरकार। और टैक्स का मजा कौन ले रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। अगर सपोज करते हैं मैं यूपी से एक कार खरीद के दिल्ली में ले आया, और मैंने कार जब यूपी से खरीदी तो टैक्स चला गया यूपी सरकार के पास, अब मैं दिल्ली में चला रहा हूँ। उसके लिए पेट्रोल अरेंज करने की जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली सरकार की है। जब वो सड़कों पर चलेगी तो सड़कों का वेयर एंड टियर होगा, डेप्रिसिएशन होगा, सड़कें जल्दी बनेंगी, वो कौन बनाएगी? दिल्ली सरकार। जो मेरी गाड़ी में फ्यूल डलेगा उससे जो एटमॉस्फेयर ख़राब होगा, जो पॉल्यूशन होगा, उसकी गालियाँ कौन सुनेगा? दिल्ली सरकार। उससे निपटने के लिए पैसे कौन करेगा खर्च? दिल्ली सरकार। और मज़ा कौन ले रहा है? यूपी सरकार। रूल याद करो, जिस स्टेट में चीज़ कंज्यूम होती है बेसिकली टैक्स उस सरकार को मिलना चाहिए। टैक्स डेस्टिनेशन बेस्ड होना चाहिए, ओरिजिन बेस्ड नहीं होना चाहिए। समझ में आया जो मैं कहना चाहता हूं? सरकार ने इस कमी को और दूर करना चाहा। बोले यहां पे जो टैक्स लगेगा वो यूपी गवर्नमेंट के पास जाएगा, तो एक तो गलती हो जाएगी, आगे वाला टैक्स दिल्ली गवर्नमेंट के पास जाएगा, और दिल्ली गवर्नमेंट यूपी वाला टैक्स देने से वैसे ही मना कर देगी। अगर यहाँ पे हमने SGST लगा लिया, यूपी गवर्नमेंट को दे दिया, और आगे वाला रेखा गुप्ता के पास जाएगा, तो पोजीशन तो पुरानी वाली आ जाएगी।
बट इससे भी बड़ा रीजन ये है कि ये टैक्स जाना ही दिल्ली सरकार के पास चाहिए। तो भैया इसमें क्या दिक्कत है, यहाँ पे यूपी जीएसटी की जगह आप, यहाँ पे यूपी जीएसटी की जगह आप डीजीएसटी लगा दो, यूपी जीएसटी काट दो, इसकी जगह लगा दो दिल्ली जीएसटी। तो फिर इस आदमी को दिल्ली के अंदर भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ जाएगा ए के लिए, क्योंकि ये इसका तो रजिस्ट्रेशन जो होगा वो आपका गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के साथ होता है, आपका यूपी गवर्नमेंट में है। अब दिल्ली में बेचोगे वो टैक्स दिल्ली गवर्नमेंट के, दिल्ली के अंदर भी रजिस्ट्रेशन करवाएगा। फिर इसके पास कोई आदमी बिहार से आएगा खरीदने के लिए, तो क्या ये बिहार में रजिस्ट्रेशन करवाएगा? फिर कोई आदमी इसके पास वेस्ट बंगाल से आएगा, तो क्या वेस्ट बंगाल में रजिस्ट्रेशन करवाएगा? यहां पे आके अरुण जेटली साहब फंस गए। बोले यार इसका क्या समाधान करें? बोले अगर यूपी गवर्नमेंट को दे देंगे हम ये टैक्स, तो इसमें एक बहुत दो नुकसान है। एक तो टैक्स ओरिजिन बेस रहेगा, जो हम कमी बहुत पहले से सुधारना चाह रहे हैं। टैक्स उस सरकार को मिले जिस स्टेट में यूज हो रही है, यूपी को तो मिलना ही नहीं चाहिए। और अगर यूपी को चलो दे भी दें, तो आगे जब दिल्ली में बिकेगी तो रेखा गुप्ता के पास जाएगा, और रेखा गुप्ता ये वाला यूपी वाला वापस नहीं करेंगी, तो फिर डबल टैक्सेशन होगा। अब यहाँ पे आके वो फंस गए अरुण जेटली साहब। उन्होंने बहुत दिमाग लगाया, बहुत दिमाग लगाया। बोले हटाओ यार सीजीएसटी एसजीएसटी, एक नया टैक्स यहाँ पे लगवाते हैं जिसको बोला जाएगा आईजीएसटी। सेंट्रल गवर्नमेंट दो एक्ट पास करेगी, एक का नाम होगा सीजीएसटी एक्ट 2017 और एक एक्ट पास किया आईजीएसटी एक्ट 2017। स्टेट गवर्नमेंट ने एक ही एक्ट पास किया, स्टेट एसजीएसटी 2017 और 18, मैं ईयर नहीं लिखूंगा, एसजीएसटी है जिस स्टेट ने जिस ईयर में पास किया होगा। हाँ अगर यूनियन टेरिटरी है तो हम बोल देंगे यूटीजीएसटी एक्ट। तो आईजीएसटी की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड। और इंटीग्रेट मतलब जोड़ना, तो इंटीग्रेट मतलब सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, इसका रेट हमेशा इन दोनों के बराबर होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चीज बिकेगी तो ना हम यूपी को देंगे ना दिल्ली को देंगे। मिलनी दिल्ली को चाहिए, ये हम मान रहे हैं, लेकिन अभी क्योंकि हम दो टैक्स लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि दो टैक्स लगाएंगे तो हमें यूपी टैक्स लगाना पड़ जाएगा। दिल्ली टैक्स लगाएंगे तो भैया ए फिर दिल्ली में रजिस्ट्रेशन करवाए, फिर कोई राजस्थान का आएगा तो राजस्थान में रजिस्ट्रेशन, फिर तो हर आदमी को इंडिया का हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और हम यहाँ पे यूपी जीएसटी लगा नहीं सकते क्योंकि हम इसको डेस्टिनेशन बनाना है, हम यूपी गवर्नमेंट को टैक्स देना नहीं चाह रहे हैं। तो अरुण जेटली साहब ने फिर फ्रांस के मॉडल को कंपेयर किया, जो फ्रांस का मॉडल था उसको देखा, कनाडा के अंदर भी सेम कंसेप्ट था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया आईजीएसटी इंटीग्रेटेड, और बोला पूरा का पूरा 18% लगा दो, 1800 रुपये। ये गया मोदी जी के पास और बोलता है 1800 रुपये सरकार लीजिए। बोला किसके हैं? बोले मिस्टर बी से लेके आया हूँ। बोले उनका GSTIN दे दो, क्योंकि वो वापस मांगने आएंगे तो उनको वापस हम कैसे करेंगे, हमें क्या पता भैया वही वापस मांगने आ रहे हैं, उनकी पहचान दे दो। तो ए ने बी की पहचान दे दी। बी दिल्ली में ले आया, अब वो दिल्ली में बेचेगा, उसने 10,000 लिखा, उसने यहाँ पे लिखा कि मेरा प्रॉफिट है 5,000 रुपये। अगर ये चीज समझ में आ गई तो आज की क्लास समझ में आ गई तो समझो कि आपकी लॉटरी लग गई भाई साहब। मैंने आपको मतलब जो चीज बच्चे समझना चाहते थे वो जीएसटी क्यों लाया गया वो चीज मैं आपको समझा रहा हूं। 15,000 रुपये हो गया। अब उसने यहाँ पे सीजीएसटी लगाया क्योंकि अब तो स्टेट में सेल हो रही है 9%, और एसजीएसटी लगाया @ 9%, और 1350 दिल्ली वाले को चीज मिली 1500 प्लस 2700 रुपये, जो कंज्यूमर था 17,700। और देखो दिल्ली से दिल्ली में कितनी मिली, 17,500। लेकिन सर ये तो 17,500 की तब रहेगी जब आगे वाले टैक्स में से पीछे वाला वापस मिल जाए। पहले आगे वाले टैक्स में से पीछे वाला पूरा वापस ला के दिखाओ। तो बी पहले गया, बी टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया और सेंट्रल गवर्नमेंट से जाके बोलता है कि सर जी मैं आपके 1350 लेके आ गया,
और आपके पास पड़े हुए हैं 1800, मेरा टैक्स वापस करो 1800 रुपये। बोले जब तुम आगे 1350 लेके आए तो हम तुम्हें 1350 वापस कर देते हैं पूरा, तो हमें कुछ भी पे मत करो, आगे वाला 1350 दे दो और 1800 में से 1350 तुम वापस ले जाओ हमारे पास, हम ये मान लेंगे 1350 आ गया, तुमने आगे वाला 1350 हमें दिया और पीछे वाले 18 में से 1350 तो हमसे वापस ले गए, हम ये मान लेंगे हमारे पास 1350 आ गया। तो मोदी जी के पास 1800 रुपये था, उसमें से 1350 उन्हें वापस करना पड़ गया, लेकिन 450 तो भी उन्हीं के पास पड़ा हुआ है। हालांकि उनके पास दोबारा से कितना आ गया, 1350 दोबारा आगे वाला आ गया, बट 450 रुपये तो एक्स्ट्रा उनके पास पड़ा है। 1800 में 1350 तो उन्हीं का हिस्सा है, 1350 आगे वाले आए, 1350 उन्हें पीछे वाले वापस कर दिए, 1350 पड़े हैं उनके पास, बट उनके पास 450 अभी और भी पड़ा हुआ। बोले दिल्ली गवर्नमेंट के पास जा रहा हूं, मोदी जी बोले हाँ जाओ, B2 दिल्ली गवर्नमेंट, और बोलता है मैडम आपके 1350 में लेके आया हूं और मुझे 1800 में से 1350 तो वापस मिल चुके हैं, 450 मुझे और वापस चाहिए, तो मुझे 450 वापस कर दो। दिल्ली सरकार बोलेंगी हम पक्का वापस कर देंगे, हम चेक कर लें कि तुमने हमें 450 कब पे किए थे। दिल्ली सरकार का अकाउंटेंट चेक करता रहा, बोलता है मैडम 450 कोई आए नहीं है। बोले तुम्हारे 450 नहीं आए हैं। बोले मोदी जी के पास दे के आया था मैं 1800 रुपये, उसमें से 1350 तो मैं वापस ले आया और 450 मुझे और वापस चाहिए। बोले मोदी जी को दिए तो हमसे क्यों वापस मांग रहे हो, हम तो नहीं देंगे, और अगर स्टेट गवर्नमेंट 450 वापस नहीं करेगी तो वो उसकी कॉस्ट में ऐड कर देगा। जैसे ही रेखा गुप्ता ने मना किया तभी मोदी जी ने फोन किया रेखा गुप्ता को, सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट। बोले अरे हमारे पास 450 पड़े हैं, ले लेना, वापस कर दो, चिंता मत करो, कर दो वापस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा जब मोदी जी ने जुबान दे दी तो फर्क ही क्या है, तुम हमें 900 पे कर दो, 1350 लो। और रेखा गुप्ता ने अपनी जेब से निकाल के 450 दे दिए, हालांकि मिले नहीं है उन्हें, तब भी उन्होंने 450 अपनी जेब से दे दिए। मतलब एक तरीके से 1350 में उस आदमी ने 900 रुपये अपने पास रख लिए और 900 रुपये रेखा गुप्ता जी को दे दिए। क्या समझ में आया जो मैंने कहा? और मोदी जी ने जो प्रॉमिस किया था, कितना रेखा गुप्ता को पे कर दिया, 450 रुपये रेखा गुप्ता को पे कर दिया। बोले हमारे पास तुमने जो हमने तुमसे वापस करवाए थे 450 रुपये, वो हम तुम्हें दे देते हैं। 450 रुपये मोदी जी ने रेखा गुप्ता जी के लिए दे दिए। तो मोदी जी के पास तो पहुंचे 1350 रुपये, आगे वाले 1350 पहुंचे, पीछे वाले 1350 वापस कर दिए। और रेखा गुप्ता के पास 900 रुपये तो ये पहुंचे और 450 ये पहुंचे। कितना पहुंचा रेखा गुप्ता जी के पास? 900 प्लस 450, देखो 1350 किसके पास पहुंचा? स्टेट गवर्नमेंट के पास पहुंचा। तो आधा टैक्स पहुंच गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, आधा टैक्स पहुंच गया स्टेट गवर्नमेंट के पास। इस एग्जाम्पल को समझने में बच्चों को डिफिकल्टी होती है, तो बहुत सारे टीचर्स इस एग्जाम्पल में जाते ही नहीं हैं। वो पूरा सेशन में क्या करते हैं, ऊपर वाले एग्जाम्पल से काम चला लेते हैं। या वो IGST का एग्जाम्पल मालूम है कैसे बनाते हैं? वो IGST को IGST से आगे सेल करवा देते हैं। वो यूपी से दिल्ली लेके आए और दिल्ली से दिल्ली नहीं बेचा, दिल्ली से हरियाणा बिकवा दिया। तो पीछे भी IGST लगा और आगे भी IGST लगा, तो आगे वाले IGST में से पीछे वाला IGST वापस माइनस करवा देते थे। लेकिन ये समझो, आप क्यों पढ़ रहे हो? आप पास होने के साथ साथ इसलिए पढ़ रहे हो अच्छे प्रोफेशनल बनो। मैं कई ऐसे बच्चों को जानता हूं पास होने के बाद भी अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है। एक ही बैच के 2 बच्चे थे, 2014 की बात बता रहा हूं, मेरा पहला बैच था लक्ष्मी नगर के अंदर। उससे पहले मैं धौला कुआं पढ़ाता था, एक कोचिंग थी गोयल एकेडमी वहाँ पे। तो फिर वो कोचिंग किसी वजह से बंद हुई और मेरे एक फ्रेंड थे चंदन दुरेजा सर, वो लक्ष्मी नगर में कोचिंग चलाते थे। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, सर आ जाओ आ जाओ। मैं लक्ष्मी नगर आना नहीं चाह रहा था, मुझे बड़े कंजेस्टेड एरिया लगता था, बट ही इंसिस्टेड मैनी टाइम्स। तो मैं यहाँ पे आया और इंटरव्यू चला और फाइनल में भाई इतना बड़ा बैच बना, ज़बरदस्त भाई। उस समय तो फाइनल के मेरे बैचेज ऐसे, कोरोना के बाद से फाइनल तो जनरली कोचिंग ही बंद हो गई फाइनल की, क्योंकि ट्रेनिंग ही उन्होंने 2-2.5 साल की कर दी और बच्चे सब ऑनलाइन पे शिफ्ट कर गए। तो एक ही बैच में 2 बच्चों ने CMA बने,
पहले बैच के, और एक बच्चे का पैकेज लगा 9 लाख रुपए का और एक का लगा 2.5 लाख रुपए का। एक ही बैच के 2 बच्चे थे और कोइंसिडेंटली उनका नाम, पहला नाम भी, सरनेम अलग थे, पहला नाम भी दोनों का सेम था। एक के 9 लाख का पैकेज लगा और एक का लगा 2.5 लाख। 2.5 लाख सीएमए करने के बाद 2.5 लाख का पैकेज, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन मुझे तो यही ताब्बुत था बच्चा निकल कैसे गया। उस बच्चे की उतनी मेहनत नहीं थी, बट कुछ बच्चे रट लेते हैं, रटने के बाद निकल जाते हैं। मैं धौला कुआं पे एक बैच पढ़ाता था, मेरा सीए आईपीसीसी का बैच था, और सीए आईपीसीसी उस समय सीए इंटर नहीं बोलते थे, इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कोर्स आईपीसीसी बोलते थे। तो वेंकी के उसमें 7-8 बच्चे थे, वेंकटेश्वर कॉलेज के उसमें बच्चे थे, और एआरएसडी के भी बच्चे थे उसके अंदर, कई बच्चे थे उसके अंदर। एक स्टूडेंट थी, वो स्टूडेंट की एक तो राइटिंग बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत बहुत सुंदर लिखती थी वो राइटिंग। मैंने टेस्ट लिया, उसने कभी क्लास में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दी, टेक्स्ट में लेके आई हाईएस्ट मार्क्स उसने। और मैंने पेपर वैसे ही बनाया था जो एग्जाम में आता है, चॉइस वाला, ये करो। उसने एक भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, सारी थियोरी अटेम्प्ट करी, और इतनी जबरदस्त थ्योरी की अगर 7 नंबर का क्वेश्चन है तो मैं 6.25 भी नहीं दे पाया, मैं 7 में 7 नंबर ही मैंने दिए। उसकी मदर भी कॉलेज के अंदर प्रोफेसर ही थी, वेंकटेश्वर कॉलेज के अंदर। तो मैंने उस बच्चे से पूछा, मैंने कि तुम पढ़ने में सही हो, बीकॉम ऑनर्स भी कर रहे हो, साथ में तो अच्छे तो हो ही, बैंकी के बच्चे भी हो तुम, बट इतनी अच्छी परफॉर्मेंस। बोली सर देखो मेरी एक कमी है, मुझे प्रैक्टिकल ज़्यादा समझ में नहीं आता है, और थियरी में एक एक चीज़ रट लेती हूँ, कॉमा फुल स्टॉप, जो आपने मुझे लिखवाया, जो मेरी बुक में, आपकी बुक में लिखा, मैच कर लो। मैंने सेक्शन कॉमा फुल स्टॉप तक वही लिखा, मैं वही देख रहा हूँ। बोले सर मुझे बहुत सारी बातें, उसने एक्सेप्ट भी किया, मुझे बहुत सारी बातें इसमें समझ में भी नहीं आती हैं, लेकिन मैं रटने की मेरे अंदर अजीब ही क्षमता है। और उसने ग्रुप निकाल भी लिया, वो फाइनल में भी आ गई। उसके बाद से फिर वो कोचिंग में हमने डिसकंटिन्यू कर दिया, तो वो कहाँ फाइनल सीए बनी नहीं बनी नहीं पता, लेकिन शी क्लियर द इंटर, और उसके बाद फाइनल के अंदर आ गई। अब ऐसे लोग इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो फंसेंगे बुरी तरीके से। इंटरव्यू के अंदर तो भैया फाइलें उठेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके लिए बच्चों को। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि पढ़ो, लेकिन पढ़ो केवल इसलिए नहीं कि अच्छे नंबर लेके आने हैं। पढ़ना ज़रूरी इसलिए है, हम जब प्रोफेशनल बनेंगे तो हम क्या कर रहे हैं हमें समझ में भी आना चाहिए। जब आगे वाली सेल पे 1350 मिले, इसका मतलब डिसाइड हो गया कि अब जो कंज्यूमर ने पे किया वो 1350 पे किया, तो 1350 अल्टीमेटली टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, 1350 स्टेट गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। अब कैसे मिलेगा? मोदी जी के पास 1800 रुपये पहले के पड़े हुए हैं, वो मोदी जी के पास गया 1350 लेके। मोदी ने हमें मत दो, हमारे पास तो 1350 पहले ही पड़े हैं, बल्कि 450 तो हमारे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। तो उसने 1300 में से 1350 माइनस कर लिए, मोदी कुछ भी पे नहीं किया। मोदी ने कहा 1800 में हमारे पास 1350 तो पड़े ही हुए हैं, अब 450 और भी पड़े हैं। अब वो रेखा गुप्ता के पास गया, बोले 1350 ले लो। बोले 450 तो मुझे वापस चाहिए होंगे ना बुलाने वाले मेरे। रेखा गुप्ता ने तो मोदी जी के पास पड़े हैं। मोदी जी रेखा गुप्ता को कहा आप चिंता मत करो, अपनी जेब से दे दो, मैं आपको पे कर दूंगा। तो 450 रुपये रेखा गुप्ता जी ने अपनी जेब से दे के 1350 ले लिए। मतलब उस आदमी ने रेखा गुप्ता को 900 रुपये लिए, और मोदी जी ने बाद में जब बिल बना के रेखा गुप्ता जी ने भेजा तो मोदी ने 450 रुपये रेखा गुप्ता को पे कर दिए। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास 900 रुपये तो उस कंज्यूमर के थ्रू आ गए, और 450 रुपये किसके थ्रू आ गए? मोदी सेंटर को। सर वास्तव में ऐसा होता है? एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाओगे, आपको पीछे वाला वो टैक्स वापस मिल जाएगा जो आपने मोदी जी को दिया हुआ है। हाँ, यूपी गवर्नमेंट वाला वापस नहीं मिलता, क्योंकि दो सरकार, आप देखो फादरली फिगर है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने तो कानून बनाया हुआ है, कानून में लिखा हुआ है कि तुम वापस कर देना, हम तुम्हें पे कर देंगे। लेकिन दो स्टेट गवर्नमेंट्स का नहीं है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऐसी फिगर है जो पूरे देश का ख्याल रखती है। चिंता मत करो, डबल टैक्सेशन नहीं होना चाहिए। इस आदमी को 450 वापस और मिलना चाहिए, इसको 450 वापस कर दो, या ऐसा करो उससे 900 रुपये ले लो, और 450 रुपये तुम्हें जो कम मिल रहे हैं वो हम तुम्हें पे कर देंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को 450 पे कर दिए। तो मोदी जी का 1800 थे,
450 रेखा जी को पे कर दिए। मोदी जी के पास कितना टैक्स हो गया? 1350। रेखा गुप्ता को 7 महीने कितना पे किया? 900 रुपये। 450 किसने पे किया? मोदी जी ने। उनके कितना टैक्स पहुंच गया? 1350। एंड दिस इज कॉल्ड द जीएसटी। वन नेशन वन टैक्स के नाम पर 3 टैक्स आपको दिए गए। एक सीजीएसटी दिया गया, एक एसजीएसटी दिया गया, एक आईजीएसटी दिया गया, और बोला क्या गया? वन नेशन वन टैक्स बोला गया। समझ में आ रहा है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं? इट इज वेरी, आपका ज्यादा यूज होगा नहीं, आपके पूरे सिलेबस में इसका कोई यूज नहीं होने वाला जो अभी मैंने आपके लिए पढ़ाया, लेकिन कम से कम ये चीज आपको समझ में आना तो चाहिए कि तीनों कमियों को दूर किस तरीके से किया गया। तो जीएसटी आने के बाद तीनों कमी दूर हो गई। अब हमेशा आगे वाले टैक्स में से पीछे वाला टैक्स वापस मिलेगा ही मिलेगा। तो डबल टैक्सेशन हो ही नहीं पाएगा, मल्टीपल टैक्सेशन हो ही नहीं पाएगा, और तीनों कमियों को दूर कर दिया गया। इस तरीके से 1 जुलाई 2017 को इंडिया के अंदर जीएसटी का आरंभ होता है, और रात को 12 बजे पास किए जाता है 2 एक्ट, सीजीएसटी और आईजीएसटी। और स्टेट गवर्नमेंट से कहा जाता है अपनी अपनी असेंबली में आप भी पास करो। तो हर राज्य सरकार ने अपनी असेंबली में पास किया एसजीएसटी। यहां से शुरू होता है जीएसटी। ये बेसिक था जीएसटी का कि जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। तो कोई आपके पास पूछे कि जीएसटी लाने के पीछे क्या रीजन थे, कहना 3 रीजन थे। जब दूसरे स्टेट से खरीदते तो हम सीजीएसटी पे करते थे, अपने स्टेट में हम वैट पे करते थे, और दोनों नॉन वैटेबल थे। इसलिए सीएसटी हम गुड्स की कॉस्ट में ऐड करने के बाद वैट लगाते थे, तो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, तो डबल टैक्सेशन होता था। दूसरा रीजन बोलना कि जब गुड्स मैन्युफैक्चर होने के बाद बिकती थी तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स लगता था जो नॉन वैटेबल था। तो पहले हम गुड्स में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को ऐड करते थे, उसके ऊपर वैट लगाते थे, तो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। और तीसरा काम हम ये करते थे, रेस्टोरेंट के अंदर जाते थे या कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाते थे, तो एक ही सप्लाई होती थी, उस पर 2 टैक्स पे करते थे, सेल्स टैक्स भी पे करते थे, सर्विस टैक्स भी पे करते थे। तो क्या इसके आने के बाद कमी दूर हुई? हाँ, सरकार ने डुअल कंसेप्ट लेके आई। अगर एक ही स्टेट के अंदर सेल होगी तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, और स्टेट चेंज हो जाएगा तो फिर 2 टैक्स लगेंगे, एक टैक्स लगेगा आईजीएसटी। आईजीएसटी बाद में अपने आप 2 टुकड़ों में टूट जाएगा, आधा बन जाएगा सीजीएसटी, आधा बन जाएगा एसजीएसटी। तो क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा ये बात कहेगी हम आगे वाले टैक्स में से पीछे वाला टैक्स आपको वापस कर देंगे, तो कभी भी मल्टीपल टैक्सेशन नहीं होगा, और सारी कमियों को इस तरीके से जीएसटी ने दूर कर दिया। लेकिन कहने के लिए वन नेशन वन टैक्स है, लेकिन एक्चुअली में 3 टैक्स लगाए गए। एक सीजीएसटी लगाया गया, एक एसजीएसटी लगाया गया, और एक आईजीएसटी लगाया गया। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। तो सर जीएसटी आने के बाद क्या सारे टैक्सेस जीएसटी के अंदर इंक्लूड कर लिए गए, ये पांचों के पांचों? दिक्कत थोड़ी सी हो गई। दिक्कत क्या हो गई? दोनों सरकारों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि जो पेट्रो प्रोडक्ट्स होते हैं, पेट्रो प्रोडक्ट्स का मतलब हो गया जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, एयर टर्बाइन फ्यूल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, इसको जीएसटी में लेके नहीं आ रहे हैं। सरकार ने कहा जो 5 पेट्रो प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको अभी जीएसटी में लेके नहीं आएंगे। इसके अंदर एक तो मोटर स्पिरिट हो गया, जिसको पेट्रोल कहा जाता है, बट एक्ट में नाम मोटर स्पिरिट लिखा है। एक डीजल हो गया, एक इसके अंदर नेचुरल गैस, एक इसके अंदर क्रूड, और एक एयर टर्बाइन फ्यूल। दोनों सरकारों ने मिलकर डिसाइड किया कि इसको फ्यूचर में कभी लेके आएंगे, इसको अभी लेके नहीं आते हैं। तो जब इनकी किसी भी तरीके की आपकी सप्लाई होती है, इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है, इंट्रा स्टेट सेल होता है, इंट्रा स्टेट, या पहले मैन्युफैक्चरिंग रख लेते हैं, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन, तो इसके ऊपर लगता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। जब इसकी
इंट्रा स्टेट सेल होती है सेम स्टेट के अंदर, तो आज भी लगता है स्टेट सेल्स टैक्स, इसको स्टेट वैट भी कह सकते हो। और जब इंटर स्टेट सेल होती है, दूसरे स्टेट में होती है, तो सीएसटी लगता है। तो सर अभी भी डबल टैक्सेशन हो रहा है? हाँ डेफिनेटली। पहले बनता है, उसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जोड़ते हैं, फिर टोटल के ऊपर लगाते हैं स्टेट सेल्स टैक्स। आप देखो जो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा था, पेट्रोल वाला एग्जाम्पल दिया था, 90 रुपए कैसे पहुंचा। सेंट्रल एक्साइज के ऊपर अभी भी स्टेट सेल्स लग रही है, और दोनों सरकारें मिलकर बैठ जाएं, डिसाइड कर लें, ऐसा कभी करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इतना हैवी टैक्स लगा रखा है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और स्टेट सेल्स टैक्स। क्यों नहीं लेके आ रहे हो भाई साहब जीएसटी में? दुनिया की हर चीज लेके आ गई, तो आप इन चीजों को लेके क्यों नहीं आ रहे? फिर दूसरी चीज क्या नहीं आई, फिर जो आपकी एल्कोहलिक लिकर, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जितनी भी राज्य सरकार थी वो अड़ गई, बोले हम इसको जीएसटी में लेके नहीं जाएंगे। और सारी, चाहे बीजेपी रूल थी, वो भी बोले नहीं हम इसको जीएसटी में कभी लेके नहीं जाएंगे। पेट्रोल के बारे में तो सरकार ये बोल रही है लेकर जाएंगे फ्यूचर में, इसलिए हम बोलते हैं टेम्पररी आउट ऑफ जीएसटी, टेम्पररी। बट ये तो परमानेंटली बाहर है एल्कोहलिक लिकर। जब कानून बना तो बोले लिखो, संविधान के अंदर लिखो कि ये जीएसटी के अंदर इंक्लूड नहीं है। सर एल्कोहलिक लिकर को क्यों? क्योंकि एल्कोहल लिकर पे जो सेल होती है, इतनी जबरदस्त सेल्स टैक्स आता है। अगर जीएसटी आ जाएगा तो आधा सेल्स टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के पास, आधा जाएगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो स्टेट गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू जनरेट करने का सबसे बड़ा तरीका है, वो भी आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगा। तो सारी स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया एल्कोहलिक लिकर को नहीं देंगे, तो एल्कोहलिक लिकर कभी भी जीएसटी के, कभी संविधान में दोबारा चेंज हो तो अलग बात है, बट अभी फॉर द टाइमिंग ये जीएसटी के अंदर लाने के चांसेस ही नहीं है। पेट्रो प्रोडक्ट्स आएगा, कब आएगा वो अलग बात है, जब दोनों सरकारें मिलकर बैठेंगी और रिजोल्यूशन पास करेंगी, नोटिफाई किया जाएगा। बट एल्कोहलिक लिकर तो कभी नहीं आएगा। तो अगर इनकी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन होता है, इस पर लगती है स्टेट एक्साइज ड्यूटी। और अगर सेम स्टेट में बिकती हैं तो लगता है स्टेट वैट, और दूसरे स्टेट में बिकती है तो लगता है सीएसटी। फिर स्टेट गवर्नमेंट फिर अड़ गई, बोले जो हमारी 3 चीजें और हैं एक्साइज वाली, बोले कौन कौन सी? बोले एक तो ओपियम, बोले एक इंडियन हेम्प, और एक नारकोटिक्स। इसको तो ले जाने दो। बोले नहीं, ले जाओ जीएसटी के अंदर, लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग पे हम एक्साइज ड्यूटी तो लेंगे ही लेंगे। कमाल वाली बात है। तो सोचो, इनकी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन पे लगता है स्टेट एक्साइज ड्यूटी। दिल्ली के अंदर अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो दिल्ली को मिलेगी, राजस्थान में राजस्थान। और जब बिकेगा तो या तो लगेगा, अगर सेम स्टेट में बिकेगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, और दूसरे में बिकेगा तो आईजीएसटी लगेगा। कमाल वाली बात है। दोनों टैक्सेस मिले जुले चल रहे हैं, पुराना भी चल रहा है, नया भी चल रहा है। स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी लग रही है। बिकने पे क्या कर रहा है? सीजीएसटी एसजीएसटी लग रहा है। बोले बेचने पे आधा आधा बांट लो, लेकिन हम मैन्युफैक्चरिंग पे जो स्टेट एक्साइज ड्यूटी है वो देने को तैयार नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ चुप रहने वाली थी? उसने कहा जो टैबेको एंड टैबेको प्रोडक्ट्स होते हैं, अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, बोले हम इसकी एक्साइज ड्यूटी नहीं देंगे। तो अगर जो गुटखा वगैरह बनता है, जो तंबाकू बनती है, उसके ऊपर आज भी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है। बोले हम इसकी सेल देने को तैयार हैं, और अगर ये सेम स्टेट में बिकेगा तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, और दूसरे स्टेट में बिकेगा तो आईजीएसटी। और ये जो चार्ट आपके सामने बना है, ये आपको 2 नंबर दिलवाएगा ही दिलवाएगा। और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं सब जीएसटी में चली गई। बस 4 चीज़ों का स्पेशल स्टेटस है। आप जितनी भी चीज़ें इस समय अपने आसपास देख रहे हो, आप मुझे देख रहे हो, ये मेरा माइक लगा हुआ है, ये मैं शर्ट पहना हूँ, ये मेरे स्पेक्स हैं, ये मेरी टेबल है, इन सब पे जीएसटी लगा है।
आप जिस मोबाइल से पढ़ रहे हो, आप जिस लैपटॉप से पढ़ रहे हो, आपके रूम के अंदर जो भी बेडशीट है, आपके ऊपर जो फैन चल रहा है, जो एसी चल रहा है, इन सब पे जीएसटी लगा है। लेकिन आपकी गाड़ी में जो फ्यूल डला हुआ है उस पर जीएसटी नहीं लगा है। अगर आपके कोई जान पहचान में लिकर पीता है, वहां जीएसटी नहीं लगा हुआ है। लेकिन अगर नीचे की दो चीजें हैं, ये डुअल मतलब पुराना भी चल रहा है और नया भी चल रहा है। चलो हम एक बात कहते हैं, इस पे लगाओ, खूब टैक्स लगाओ, इस पे हमें कोई चिंता नहीं है। अल्कोहलिक लिकर पे खूब टैक्स लगाओ, आप पुराने सिस्टम में ही रहने दो, महंगी कर दो खूब। आप इसको भी दोनों टैक्स लगाओ, स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी लो और सीजीएसटी भी लो, एसजीएसटी भी लो, टैबेको भी लो। क्योंकि आम आदमी इन चीज़ों को बुरी चीज़ मानता है, सोसाइटी इनको बुरी चीज़ मानती है। तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है कि इस पे अगर तुम पुराना सिस्टम भी चला रहे हो, आधा पुराना चला रहे हो, आधा नया चला रहे हो, तुम्हारी मर्जी है। कोई भी आदमी शराब पीता भले ही होगा, लेकिन शराब बुरी चीज़ है, आदमी हर कोई कहता है। पीने वाला भी ये कहता है शराब बुरी चीज़ है। लेकिन पेट्रोल के लिए आदमी अभी भी नाराज रहता है। बोले इसको जीएसटी में लेके क्यों नहीं आ रहे हो, इसको तो जीएसटी में लेके आ जाओ। अब पेट्रोल की जब प्रोडक्शन होगा तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगी, और जब बिकेगा तो उसके ऊपर वैट लगेगा। तो पहले उसके अंदर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी प्लस हो जाएगी, फिर उसके बाद वैट लगेगा। 40 रुपए और 40 पे 35 एक्साइज ड्यूटी, 75 पे 20 रुपए, 20%, मतलब 75 का 20%, 15 रुपए वैट, 90 रुपए का पेट्रोल पहुंच गया। अगर तुम यही समझो सरकार इसको जीएसटी में ले आती है, पेट्रोल को जीएसटी में ले आओ, और मैं कहता हूं आप रेट कर दो, सपोज करते हैं 40% भी रेट कर दो, तो 40 रुपए का बन के तैयार हुआ, और 40% भी लगाओगे, आधा सीजीएसटी आधा जीएसटी, तो 1656 रुपए का ही बैठेगा। सोचो, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। मैं कहता हूं 40 रुपए का बन के तैयार हुआ 1 लीटर। अगर सरकार 100% भी लगा दे जीएसटी, 50% सीजीएसटी, 50% एसजीएसटी, तो अभी 80 रुपए का हुआ, और अभी 90 रुपए का, 95 रुपए का, 100 रुपए का खरीद रहे हो। सर 40 रुपए का बन के तैयार होता है। अब युद्ध की वजह से थोड़ा महंगा हो गया होगा, अदरवाइज 40-45 रुपए के आसपास ही जो चल रहा था उसका। उसके बाद क्रूड आता था, उसके बाद उसमें से फिर पेट्रोल डीजल बनाया जाता था, तो एक्साइज ड्यूटी लगती है उसके ऊपर, 33 रुपये एक्साइज ड्यूटी, 35-35 रुपये। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ 100% कर दो आप, तब भी 40 रुपये का अगर 1 लीटर बन के तैयार हुआ पेट्रोल, उस पर 40 रुपये एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी, तब भी आपका 80 रुपये का होगा। तब भी अभी इसमें दिल्ली में 96-97 के आसपास चल रहा है, तब भी तो 15-16 रुपये। 15-16 रुपये होने का मतलब हो गया महंगाई कितनी कम हो गई, समझने की कोशिश करो। जब ट्रक चलता है सामान लाने के लिए तो 5-6 का एवरेज देता है। इतना हैवी ट्रक, इतना सारा लोड खींचना होता है, 5-6-7 का एवरेज देता है। सोचो हर किलोमीटर पे 16 रुपये बचेंगे, तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, तो चीज़ें सस्ती नहीं होंगी। कितनी ज़बरदस्त महंगाई कम हो जाएगी। सरकार का खजाना खाली होगा। सरकार को पब्लिक से मतलब नहीं, अपने खजाने भरने पर सरकार लगी हुई है बस केवल। तो ये जो मैंने चार्ट बनाया, ये 2 नंबर आपको दे के जाएगा ही जाएगा। कोई पूछे जीएसटी में क्या क्या आ गया, बोला हर चीज, मैन्युफैक्चरिंग, इंट्रास्टेट, इंटरेस्टेड, हर चीज, अब सब जगह जीएसटी लगेगा। बोले सेंट्रल एक्साइज खत्म, सर्विस टैक्स खत्म, सीएसटी खत्म, वैट खत्म, एक्साइज, बट स्टेट एक्साइज खत्म नहीं हुई है। कुछ चीजों के लिए अलग माहौल चल रहा है। 5 यहां पे नोट लिखवा दूं, जीएसटी शैल बी लेवीड ऑन ए डेट नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। सर ये आप हमें पढ़ाओगे? हाँ, सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 में लिखा है, पढ़ाऊंगा। लेकिन 9(1) में लिखा हुआ है परमानेंटली kept outside जीएसटी regime। इस पे जीएसटी कभी नहीं लगेगा। और ओपीएम इंडियन हेम्प पे सरकार का लालच है, सेंट्रल को, स्टेट गवर्नमेंट का, बोलते चलो टैक्स बांट, बिकने पर टैक्स बांट लो। सरकार ने कहा लेकिन प्रोडक्शन जीएसटी लगेगा तो प्रोडक्शन पे तो टैक्स लगना ही नहीं चाहिए। बोले नहीं, प्रोडक्शन पे भी लगाएंगे। जीएसटी आने के बाद कहाँ एक्साइज ड्यूटी लग रही है? बोले नहीं, हम तो स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगाएंगे और बिकेगा तो आधा आधा बांट लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा टैबेको,
टैबेको पे जब बनेगा तो हम सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाएंगे, बिकने पे भी लगाएंगे, वो आधा बांट लेते हैं। जबकि तुम जब गुड्स एंड सर्विसेज कह रहे हो तो तुम एक्साइज ड्यूटी लगाई कैसे सकते हो? आप गुड्स पे जीएसटी लगाओ, एक्साइज ड्यूटी लगाई कैसे सकते हो आप? अब तो नाम ही जीएसटी, अब तो गुड्स पे टैक्स एक ही लगेगा, गुड्स सर्विस पे एक ही लगेगा, गुड्स एंड सर्विसेज। एक्साइज लगा कैसे सकते हो? बोले नहीं हम लगाएंगे। भैया पास करो, लगाओ कानून, लगा रहे हैं, दोनों टैक्स लगा रहे हैं। बट हम नीचे वाली 3 चीजों के लोग के बॉर्डर इसलिए नहीं है क्योंकि इनको समाज में अच्छी चीज नहीं माना जाता है। बट 5 पेट्रो प्रोडक्ट्स की जो सिचुएशन है उसको जीएसटी के अंदर आना चाहिए, आएगा कभी ना कभी तो आएगा। हो सकता है किसी इलेक्शन से पहले सरकार पब्लिक को, जब ऐसा सरकार को ऐसा लगे पब्लिक का बहुत मूड खराब है, पब्लिक हमें बहुत वोट कम देगी, शायद कभी ऐसा हो तो उस साल पब्लिक को खुश करने के लिए जीएसटी के अंदर ले आए। इलेक्शन के नाम पे इंडिया में बहुत सारे काम हो जाते हैं। अब कल इलेक्शन है वेस्ट बंगाल के अंदर और कल आखिरी चरण का इलेक्शन है, कल 29 तारीख है। तो जो 3-4 स्टेट्स में इलेक्शन होने थे, तमिलनाडु के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, असम के अंदर, ये सारे कल ख़त्म हो जाएंगे। तो हो सकता है परसों तरसों से पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ जाए, क्योंकि जब से ईरान और इजराइल का वॉर शुरू हुआ है, अमेरिका का वॉर शुरू हुआ है, तो जो पेट्रोल के रेट थे वो $125 के डॉलर बैरल के आसपास पहुंच गया। 110, 115, 120, 100 के आसपास तो चल ही रहा है। 2 होते हैं, एक ब्रेंट होता है, एक WTI होता है। तो जो हमारे यहाँ यूज होता है उसके ज़्यादा रेट बढ़ चुके हैं। तो वो अब जो लॉस हो रहा है वो इस समय कंपनीज बियर कर रही हैं और सरकार ने यही प्रॉमिस किया होगा इलेक्शन में बढ़ जाए तब रेट बढ़ा देंगे, और थोड़े बहुत नहीं बढ़ेंगे, 10 से 15 रुपये तक बढ़ने के चांसेस हैं। 20, ये खबरें आ रही हैं, आई एम नॉट श्योर बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, बस जैसी न्यूज़ वगैरह आ रही है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये टेबल ज़रूर याद कर लेना, यहाँ से आपका शुरू होता है जीएसटी। इन चीज़ों को छोड़ दो, इसके अलावा कोई भी चीज़ होगी, अगर सेम मैन्युफैक्चरिंग पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, बस बिकने सप्लाई पे लगेगा। अगर इंट्रा स्टेट होगा तो आधा CGST, आधा SGST, और दूसरे स्टेट में सप्लाई होगा तो IGST लगाया जाएगा। बोलिए बेटा, किसी को कुछ पूछना है तो बताओ बेटा। ठीक है, 10-15 मिनट का ब्रेक लो, 7 बजे शुरू करूँगा बेटा TDS।